300 से 350 पॉइंट तक की गिरावट 900 पॉइंट की रैली के बाद कोई दिक्कत की बात नहीं होती, वो आपको एक मौका देता है बाय करने का। अब 24,500 से 550 का स्टॉप लॉस लगा के लॉन्ग रहिए और हर डिप पे बाय करिए, सिंपल। एक दिन और दें इसको, जब तक 24,500 के ऊपर हैं आप तब तक मामला ठीक ठाक है, घबराएं नहीं, तब तक पैनिक ना करें। किसी भी बड़ी रैली का 1/3 पर अगर आप वापस कर दें तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 24,800 के अगर ऊपर आप सेटल हो तो और लॉन्ग ऐड करें फिर, क्योंकि फिर मार्केट बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग कैरी करें। श्रेया, मैं कल भी घबराया नहीं था बिल्कुल भी गिरावट से। आज भी मैं यही कहूँगा कि इस गिरावट में घबराएं नहीं, एक दिन और लॉन्ग पोजीशन कैरी करें। कल 24,800 के अगर आप ऊपर निकले तो बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। मेरा ये मानना है कि बाजारों में एक सेकेंड राउंड ऑफ तेज़ी की शुरुआत होने के हम करीब हैं। मंथ एंड के ऑप्शंस के थ्रू डिप्स में अक्यूमुलेट करिए उन ऑप्शंस को। चलिए शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया बिरोल में रहेंगे अगले 1.5 घंटे आपके साथ। इस हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन, और क्या शानदार हफ्ता रहा है, और जिस तरीके का ये हफ्ता रहा है उसी तरीके की आज भी रेजिलियंस। पहले तो श्रेया वीरू, गुड आफ्टरनून आप दोनों को। और मार्केट के लिए देखिए एक, जैसा मैं कहा, और अच्छा दिन। अच्छा, क्यों कह रहा हूँ मैं अच्छा दिन? 3 कारणों से। पहला, निफ्टी ने क्रूशल लेवल्स डिफेंड करे। 24,950 से 25,000 का वो जो हमारा सपोर्ट जोन था उसको हम डिफेंड कर रहे हैं। सेकंड सपोर्ट पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, फर्स्ट सपोर्ट में ही आपने एक रेजिलियंस दिखाई। बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म किया है आज। इनफैक्ट बैंक निफ्टी अभी कुछ देर पहले वापस एक बार ग्रीन में आया था और वापस एक बार इनफैक्ट देखिए आप ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है बैंक निफ्टी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट, टेक्सचर ऑफ ब्रॉडर मार्केट। मिड कैप और स्मॉल कैप में एक और दिन तूफानी तेज़ी है। मिड कैप इंडेक्स 1%, स्मॉल कैप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2%, और एडवांस डिक्लाइन देखेंगे आप तो शानदार 2:1 के करीब का एडवांस डिक्लाइन। और पैरेलल लाइन एक बार फिर से सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रीन में ये हिस्सा, डिफेंस शेयरों में शानदार तेज़ी, रेलवे शेयरों में शानदार तेज़ी, स्टॉक मार्केट से जुड़े शेयरों में शानदार तेज़ी। ये 3 सेक्टर्स मैं स्पेसिफिकली क्यों चुन रहा हूँ? क्योंकि ये 3 सेक्टर हैं जिन्होंने, जो 26,000 पर मार्केट टॉप बनाया था, मार्केट गिरा था, उससे पहले की पूरी रैली में जो पोस्टर बॉयज थे रैली के, ये 3 सेक्टर हैं। जब ये तीनों सेक्टर वापस आ रहे हैं, इसका मतलब एक सेंस बन रही है कि वो जो ओरिजिनल बुल मार्केट है वो भी एक तरीके से वापस आ रही है। खैर, देखते हैं आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा, उस पर नजर रहेगी। श्रेया वीरू, चलिए शो का आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर तो नजरें रहेंगी। लेकिन शानदार वीक इंडीड ये रहा है बाजार के लिए। मिड कैप और स्मॉल कैप ने स्पेशली आज निफ्टी और बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म किया। एक बार अगर डेटा रखूँ मैं पूरे वीक का, तो निफ्टी ने जहां मात्र 0.2% का रिटर्न दिया दिस वीक, वही मिड कैप ने लगभग 7.5% का रिटर्न और स्मॉल कैप ने 9% से ज़्यादा का रिटर्न जनरेट करके दिया। हालांकि कल की रैली के बाद आज थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है बाजार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। कैसे अब अप्रोच करें इस मार्केट को? जैसा वीक इस बार कर रहा है, क्या आगे भी वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? शायद मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब आपने कहा कि निफ्टी ने मात्र 0.2% की रैली दिखाई है। मिड कैप और स्मॉल कैप नहीं, मैं समझ गया था आपकी बात कि वो कॉन्टेक्स्ट में कहा था आपने, लेकिन सच बताऊँ तो ना 0.2% इंडेक्स के लिए कम नहीं होता। हाँ, ऑब्वियसली मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा बड़ी रैली हुई, लेकिन बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए मिड कैप और स्मॉल कैप में क्या रैली है। आई थिंक इस हफ्ते जो रैली हुई उसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या हुई? नॉर्मली रैली होती तो हम कहते थे कि रैली हो गई, लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में तो रैली नहीं आई। इस बार आप वो कंप्लेन नहीं कर सकते। इस बार पोर्टफोलियो, इनफैक्ट मैं भी कहूँगा कि अब पोर्टफोलियो ऑलरेडी कहीं, अगर पहले क्या होता था कि निफ्टी में 25,000 की रैली आ गई, मेरा पोर्टफोलियो 23,000 का ही है। अब पोर्टफोलियो भी 25,000 वाला हो गया, 24,500 तक का तो हो गया है, 25,000 का भी ऑलमोस्ट हो गया है। एक और हफ्ता ऐसा आ गया तो पोर्टफोलियो ऑल टाइम हाई वाला पहुँच जाएगा। तो वो मिड कैप में शानदार तेज़ी है। देखिए, शेयर लॉन्ग रहना है इस मार्केट में, और 24,850 का एक स्टॉप लॉस रखना है। कोई चेंज नहीं है उस स्ट्रैटेजी में, अभी भी वही स्ट्रैटेजी रहेगी। और निफ्टी अगर एक बार 25,200 के ऊपर पहुंचा फिर वो रुकेगा नहीं, फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगा। फिर वो जो हमारे टारगेट जो हमने सुबह मेंशन किए थे 25,327 और 25,544 के, वहाँ तक जाएगा। और हर गिरावट यहाँ पर आपके लिए ख़रीदारी का मौका लेकर आएगी, इस चीज़ को समझिए आप। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, अगेन बैंक निफ्टी पर मेरा वही व्यू है, अभी 54,800 के स्टॉप के साथ लॉन्ग बने रहें। 55,500 के ऊपर बड़ी तेज़ी आएगी। आज भी हम 55,420 के करीब से फिसलें, कोई दिक्कत नहीं है।
ये एक थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको निकालने में मार्केट टाइम ले रहा है। इसमें थोड़ा सा टाइम भले ही लग जाए, लेकिन आना तो ब्रेकआउट ही है, ये बात समझ लीजिए आप। और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे ध्यान दीजिए। इंडिविजुअल स्टॉक्स में एक एक करके थीम्स एक्टिव हो रही हैं। डिफेंस, रेलवेज, इन सब की बात हुई थी। मेरे ख्याल से एक थीम अब जो एक्टिव हो रही है वो है अदानी ग्रुप स्टॉक्स। अगले एक हफ्ते, मुझे लग रहा है अगला हफ्ता शायद इनको बिलोंग कर सकता है। इन पर ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर मुझे लग रहा है कि अब मार्केट में सेंटिमेंट वापस इंप्रूव हो रहा है। देखिए कैसे एक एक करके इन सब स्टॉक्स में रैली आ रही है। चलिए ब्यूरो के पास चला जाए और स्टॉक स्पेसिफिक रुझान समझा जाए। ब्यूरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। स्टॉक स्पेसिफिक क्या क्लियर है? बहुत ही क्लियर। हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे, लोअर ट्रेजेक्ट्रीज पे। पहले हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे पहला स्टॉक लेके आइए आप जरा जीएमआर एयरपोर्ट्स, और उसका जरा ओआई रखिए। जीएमआर एयरपोर्ट्स अब अक्टूबर 2024 के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर पे 9056। जरा आप ओआई देखिए इसका, कितनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग, 3 करोड़ शेयर शेड हुए यहाँ पर, 17% ओआई कम हुआ। बड़ी शॉर्ट कवरिंग, एक बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट, और फ्लैग का लोअर एज है एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो अभी बाई नहीं, लेकिन बहुत जोरदार शॉर्ट कवरिंग है। जीएमआर एयरपोर्ट्स पे नजर रखिएगा। इसका अगला सप्लाई जोन आता है करीब करीब 9350 के जोन में, तो उस चीज को थोड़ा रीड कीजिए। दूसरा स्टॉक स्टैट्स के मुताबिक क्या स्ट्रॉन्ग है? पहला मैंने जीएमआर एयरपोर्ट्स पे किया जो कि हायर ट्रेजेक्ट्रीज पे है। दूसरा लेके आइए कमिंस कैपिटल गुड्स पे। देखिए एबीबी ने जो थ्रस्ट जनरेट किया था उसका इम्पैक्ट यहाँ पे कमिंस पे विजिबल है। हालांकि थोड़ा सा मैं लेट हो गया हूँ क्योंकि ये ब्रेकआउट सुबह ही आ चुका था, बट 100 डे को पार किया इसने आज, 100 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज को। ये अटैम्प्ट इसने 27 मार्च को लिया था लेकिन सक्सीड नहीं हो पाया था, लेकिन वो आज सक्सीड हुआ। दोनों ही स्टॉक्स मैंने जो रखे स्क्रीन पे, मैंने थीम ये पकड़ी है कि जहाँ पे शॉर्ट कवरिंग ड्यू है। 25% ओआई शेड हुआ है मिड सीरीज में, तो 25% की अच्छे अगर आप देखें वाइट शेड, कंप्लीटली शॉर्ट कवरिंग के निशान है। और एक स्टॉक और रखिएगा जहां पे अभी भी स्टैट्स मतलब तेजी के हक में है, और वो है एमसीएक्स। मैं एक्सचेंजेस को नहीं छोड़ रहा हूं। एमसीएक्स ने अपना 27 दिसंबर का वो ब्रेकडाउन पॉइंट 6475 स्ट्राइक कर दिया है, तो एमसीएक्स में अच्छी स्ट्रेंथ है। और अगेन मैंने तीनों स्टॉक्स वही पिक किए जहां जहां पर मुझे शॉर्ट कवरिंग की अच्छी एक्सपेक्टेशन लग रही थी। अनुज, ये कैपिटल मार्केट थीम जब 25,000 का इंडेक्स हो गया एक बार फिर से, 1200 अंकों का मात्र फासला है, क्या ये अब डोमिनेट करेगी? बिल्कुल वीरो, देखिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हम इसी पर बात करेंगे, क्योंकि आज सुबह सुबह हमने देखिए एंजल 1 पिक किया था, आपको याद होगा, और जहां पिक किया था वहां से आप मूव देखिए। इसमें आप 200 रुपये का मूव आया वहां से वीरो, करीब करीब 200 रुपये का। और मतलब छोटा मोटा मूव नहीं है, 8-9% का मूव है। जब हमने इसको पिक किया था सुबह 1% ऊपर था ये। कैम्स एक और स्टॉक था जिसकी हमने बात की थी सुबह सुबह खुलते ही। अब ये सब बेसिकली ये सारे के सारे ना अब कैचअप प्ले हैं। सीडीएसएल हम इसलिए नहीं बात करते क्योंकि वो बैन में रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम, इसके लिए मैं सीडीएसएल की बात नहीं करता हूँ, आज भी बैन में है। लेकिन अदरवाइज ये सारे के सारे जो है ना वो बीएसई का बेसिकली कैचअप प्ले है। तो इसके लिए आप इसमें इस तरीके के मूव्स देख रहे हैं। और विदाउट अ डाउट यहाँ पर मुझे लग रहा है अभी भी HDFC AMC जैसे भागा था बीच में, ऐसे आप कई स्टॉक्स हैं जो इस तरीके से अब भागते रहेंगे। मेरे ख्याल से ये स्पेस क्लियरली अब मार्केट इसमें वापस आ रही है, क्योंकि अगर मार्केट का एक व्यू ये है कि बुल मार्केट वापस आ रही है, वीडियो रिज्यूम कर रही है, इन दैट केस वो जो पिछले 2 क्वार्टर थे जो काफ़ी डरावने रहे थे इन सब स्टॉक्स के लिए, उसमें आप मेरे ख्याल से शायद रिकवरी देखेंगे। ये मार्केट आई थिंक एक व्यू लेकर चल रहा है। चलिए श्रेया के पास चलते हैं, आज के एक क्रम को आगे बढ़ाते हैं। श्रेया, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। क्रम को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे भी, लेकिन उससे पहले क्योंकि थीम स्टॉक्स हम डिस्कस भी कर रहे थे, तो रेलवे स्टॉक्स को लेकर मेरा सवाल, जिस तरीके से रैली हमने पिछले साल देखी थी वो रैली इस साल तो होते हुए नहीं दिखी, लेकिन अब यहाँ से लग रहा है मोमेंटम देखने को मिल रहा है। आप देखें IRFC, टीटागढ़ सारे गेनर्स में शामिल है, RVNL, जुपिटर वैगन सभी में शानदार रैली। टीटागढ़ 12.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। क्या लग रहा है, रेलवे स्टॉक्स में रैली वापस आती हुई नजर आ रही है? देखिए श्रेया, पता क्या, मुझे मेरी जो थ्योरी है, मेरी थ्योरी ये है कि जिन्होंने डिफेंस की रैली मिस कर दी है वो अब रेलवेज में आ रहे हैं। क्योंकि ये दोनों पहले अगर आप याद हो तो वो सीता और गीता की तरह चलते थे एकदम बिल्कुल पैरेलली। तो अभी लोगों ने अगर डिफेंस मिस कर दिया तो लोगों को लग रहा है कि अब शायद नेक्स्ट पेस टू वॉच रेलवेज होगा, बिकॉज रेलवेज में अदरवाइज फंडामेंटली कुछ चेंज नहीं हुआ है जो इस तरीके की रैली आए।
लेकिन ये मुझे लग रहा है कि एक थोड़ा सा फैक्टर हो सकता है शायद। चलिए खैर, अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम में आगे का क्रम समझते हैं और साथ ही ट्रेंडिंग स्टॉक जी, ट्रेंडिंग स्टॉक से शुरुआत करेंगे। जिस तरीके से आज बाजार में हालांकि थोड़े से कंसोलिडेशन है, लेकिन तेजी की काउंटर के साथ ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में देखें आप मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छी रैली। बीईएल ऑब्वियसली डिफेंस स्टॉक्स शानदार रैली के साथ कारोबार करता हुआ 4% की तेजी। यहाँ बजाज ऑटो में आज खरीदारी सुबह से ही ये तेज है, 1.5% की तेजी। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भी तेजी 2.25% ये चढ़ गया, और हिंदुस्तान यूनिलीवर में भी आज लगभग 1% की खरीदारी होती हुई नजर आई। अगेन यहाँ पे आपको रेलवे स्टॉक्स दिखेंगे, टीटागढ़ रेल सिस्टम्स 13% की तेजी, एंजल वन 8.5% से ज़्यादा की खरीदारी यहाँ होती हुई नजर आई। क्रॉम्पटन रिजल्ट के बाद ब्रोकरेजेस बुलिश के बाद 7% चढ़ गया, और आईआरएफसी में भी खरीदारी होती हुई नजर आ रही है 6.5% से ज़्यादा। लेकिन कुछ स्टॉक्स पर थोड़ा डेंट पड़ा। भारतीय एयरटेल ब्लॉक डील के बाद और सिंगटल ने जिस तरीके से स्टेक्स ऑफलोड किए हैं, तो यहाँ पे डेंट पड़ता हुआ नजर आया 2.5% से ज़्यादा। श्रीराम फाइनेंस में आज मुनाफा वसूली 2%। इंडसइंड बैंक ऑडिट रिपोर्ट आई इंटरनल की, उसके बाद ये गिरा लगभग 2%। और एचसीएल टेक में भी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 2.25% के करीब। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं। एनसीसी लिमिटेड 3% टूटा, केपीआईटी टेक लगभग 1.5%, मैक्स हेल्थ केयर में मुनाफा वसूली 2% करीब, और जुबिलेंट फूड भी लगातार कल से गिर रहा है, ये 1.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और पैनल से आपको मिलवाती हूँ। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे चोला सिक्योरिटीज़ के धर्मेश कांत जी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, अंकित, अमित सेठ और स्नेहा सेठ से। 2:15 पर यतिन बताएंगे आपको कि डिफेंस शेयरों में विस्फोटक तेजी आखिर क्यों है, और 2:20 पर डिविस के नतीजों का अनुमान लेकर आएंगी कंचन नौटियाल। साथ में पारग्रिड और बीईएल के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे दीपाली राणा, और मिताली जैन बताएंगे आपको पेट्रोनेट एलएनजी के नतीजे कैसे रह सकते हैं। 2:30 यतिन मोता बताएंगे आपको म्यूचुअल फंड्स कितने कैश पर बैठे हैं। 2:35 पर मिताली जैन से ही जानेंगे कि बारिश में खाना मंगाना क्यों महंगा पड़ेगा। 2:45 पर मिताली जैन ही बताएंगे आपको कि देश में कैपेक्स की पूरी पिक्चर पेश करेंगे और क्या है वो बताएंगे। 2:50 पर मार्केट वॉइस में हमारे साथ होंगे एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जी। 3:05 पर यतिन मोता से समझेंगे डीलिंग रूम। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी, और 3:15 लेंगे BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए अब आगे बढ़ाते हैं शो को, और हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। काबा सर बताइए, क्या है इस समय की आपकी ट्रेड? लॉन्ग रहना चाहिए मेरे ख्याल से, यस। और स्टॉक का नाम है एशियन पेंट्स, ट्रेड कर रहा है 2351, और स्टॉप होगा 2335, ज्यादा नहीं, 1500 रुपए का स्टॉप लगाना चाहिए। नियर टर्म टारगेट करीब 2380, ये एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद 2400 भी पॉसिबल है, स्पिल ओवर ट्रेड फॉर नेक्स्ट वीक। एशियन पेंट्स। ओके, एशियन पेंट्स में स्ट्रेंथ। डायरेक्टर साहब प्लीज़ ज़रा एशियन पेंट्स का ओआई रखेंगे स्क्रीन पे। अच्छा मूव आ रहा है यहाँ पर, और डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ 2353 पे हो चुका है यहाँ पर। खैर मानस, आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी, अदानी ग्रीन्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर मार्च के मंथ से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं। 975 पे स्टॉक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और 875 पे सपोर्ट। अब फाइनली 975 के लेवल ब्रेक हुए हैं, 100 मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो अदानी ग्रीन पे करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 989 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है। 1080 की टारगेट पॉसिबल है स्टॉक में, ये कैश लेवल्स हैं। चाहे तो 120 वाला कॉल ऑप्शन जो 36 रुपए पे 36 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उससे वहां पर खरीदारी करिए। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से 65 रुपीज की टारगेट। ओके, अडानी ग्रीन डे हाई पर, और यहाँ पे मोमेंटम नजर आ रहा है मानस जी को। इनके पिक राजेश सातपुते जी, गुड आफ्टरनून। आप क्या पिक कर रहे हैं आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून श्रेया, गुड आफ्टरनून एवरीवन। श्रेया देखिए, मेरी नजर है हुडको के चार्ट पे। अगर आप यहाँ पे डेली चार्ट देखें तो बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट दिखता है। जो प्राइस पैटर्न आइडेंटिफाई होता है, दैट्स इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन व्हिच इज बुलिश फॉर्मेशन। एट द सेम टाइम यहाँ पे एक लॉन्ग बिल्टअप भी है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि यहाँ से मोमेंटम कंटिन्यू होगा। 233 करंट प्राइस है, स्टॉप लॉस रखे 229 का, 4 रुपए का स्टॉप लॉस रखे फ्यूचर लेवल्स। सामने इसका जो टारगेट दिखता है तो 242 से लेके 242 246 ये टारगेट होगा हुडको का। ओके, चलिए तो ये इस समय एक ट्रेड। अमित जी गुड आफ्टरनून। अमित जी बताइए, आपने क्या पिक किया? जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी एंड श्रेया जी एंड एवरीबडी ऑन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी ट्रेड रहेगी टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर में हमने एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देखा था, और उसके बाद एक स्लैंटिंग कंसोलिडेशन हुआ विच कन्वर्टेड इनटू अ फ्लैग, और आज हम उसका एक ब्रेकआउट देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है, की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, एक पैटर्न ब्रेकआउट भी है, तो इससे बाय करें।
2800 का स्टॉप लॉस रहेगा 2800 का, और टारगेट्स हमारे रहेंगे 2950 के। ओके, टीवीएस मोटर्स टू व्हीलर स्पेस में ये और इनफैक्ट हीरो मोटोकॉर्प दोनों ने ही ट्रेडर्स को टूर्स पे रखा हुआ है। स्नेहा जी के पास चलते हैं आज का ट्रेड पिक करने के लिए। स्नेहा जी, गुड आफ्टरनून, क्या ट्रेड रहेगा आपका? वेरी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। अगर आप देखें तो मेरा जो पिक है एविएशन स्पेस से इंडिगो पर रहेगा। स्टॉक थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है आज के दिन, मगर अगर आप ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो काफी अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 5500 स्ट्राइक पे, और उसके साथ ही साथ अगर आप देखें तो स्टॉक का ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। पॉसिबिलिटी करके कि ये न्यू रिकॉर्ड हाई भी बना सके, तो आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे करंट लेवल्स पे लॉन्ग करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 5475। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा दैट विल बी अराउंड 5720। ओके, इंटरग्लोब एविएशन फिलहाल आज थोड़ा दबाव में है, लेकिन मोमेंटम इसमें भी दिखता है। स्नेहा जी को ये बाई साइड की ट्रेड आई, तो एशियन पेंट्स गावस्कर ने पिक किया बाई साइड, मानस जी ने डानी ग्रीन पिक किया बाई साइड, राजेश जी ने हुडको में खरीदारी की राय दी है, अमित सेठ जी कह रहे हैं टीवीएस मोटर में आप खरीदारी कीजिए, साथ ही स्नेहा जी ने कहा है इंडिगो बाई करने को। धर्मेश कांजी हमारे साथ मौजूद है। धर्मेश जी, वेरी गुड आफ्टरनून। आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा जिस तरीके से मार्केट में ये वीक शानदार रहा है? गुड आफ्टरनून टू अनुज, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों को। देखिए, वीक तो काफ़ी शानदार रहा है, और एक अच्छी बात यह है कि फंडामेंटल मैक्रोज जो अच्छे दिख रहे थे, अब जो वॉर के बादल छट गए हैं तो वहाँ पर काफ़ी क्लैरिटी आ रखी है, और आपको कंजम्पशन थीम प्ले करना पड़ेगा, जहाँ पर इंक्रीज डिस्पोजेबल इनकम बिकॉज ऑफ टैक्स बेनिफिट्स का फ़ायदा होने वाला है, लोअर इंटरेस्ट इनकम का फ़ायदा होने वाला है, लोअर इन्फ्लेशन का फ़ायदा होने वाला है, और मानसून जो अच्छी आने वाली है जिसकी एक्सपेक्टेशन है उसका भी बेनिफिट मिलेगा। तो वहाँ मुझे लगता है टू व्हीलर स्पेस काफ़ी अच्छा लगता है। काफ़ी बिटन डाउन रहा है पिछले 6 महीने में ये पूरा का पूरा सेक्टर, और जिस तरीके से डीलर चेक से पता लग रहा है कि ये वॉल्यूम अपटिक वापस से चालू हो गई है। हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर एक टॉपिक मुझे लगता है, बिकॉज वैल्यूएशन कंफर्ट इस पर ज़्यादा है कंपेयर टू से टीवीएस, आइशर या बजाज ऑटो से आप कंपेयर करें। अभी भी कुछ चला नहीं है, आराम से यहाँ पर आपको 15-20% की तेज़ी और मिल सकती है। मैनेजमेंट ने कहा है कि इंडस्ट्री से बेहतर वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, 6 से 7% के आसपास, इंडस्ट्री 5% के आसपास ग्रो करेगी, जो हमें लगता है कि ये होगा। इनपुट मार्जिन्स कंट्रोल रहेंगे इनके, और वैल्यूएशन के हिसाब से अभी भी 19 के पीए मल्टीपल पर मिल रहा है, 23-24 का आरओई है, तो अराउंड 5,100 के प्राइस टारगेट के लिए इसे आप मीडियम टर्म 3-4 महीने की अवधि के लिए एज अ इन्वेस्टमेंट बेट आप बाई करके होल्ड कर सकते हैं। ओके, तो ये बात हो गई हीरो मोटोकॉर्प की। लगातार ये रेडार पर आया स्टॉक, काफ़ी स्ट्रॉन्ग। अब चलते हैं यतिन के पास, और आज एक और इनफैक्ट इस हफ्ते का सेक्टर ऑफ द वीक, एक बार निफ्टी डिफेंस इंडेक्स देखते हैं ज़रा आज का और इस हफ्ते का, और देखते हैं किस तरीके के मूव्स रहे यहाँ पर। ये आज का मूव है, जी हाँ, ये इंडेक्स का आज का एक दिन का मूव है। 6.5% आज चला है निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, और एक 7 डे चार्ट रख देते हैं एक बार, ये देखिए 22% इंडेक्स चला है। जी हाँ, इस तरीके की तेज़ी रही है। और अगर आपने एक और कुछ नहीं, सिंपल एक डिफेंस पोर्टफोलियो बनाया होता जब वो वॉर के बादल छाए हुए थे, या इवन जब छट गए तो उसके बाद भी, तो भी शानदार रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन आज क्यों चल रहे हैं ये स्टॉक्स, यतिन से जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और निफ्टी डिफेंस ऑल टाइम हाई पे आपको दिखाई पड़ रही है, और क्लियरली पीएसयू डिफेंस स्टॉक्स इस पूरे रैली को रीड कर रहे हैं। क्यों ये रैली हुई है आज की अगर हम पर्टिकुलर बात करें तो क्लियरली 50,000 करोड़ रुपए की न्यूज़ रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि डिफेंस का बजट में आपको एक्स्ट्रा आवंटन आता हुआ नज़र पड़ सकता है। इनफैक्ट सप्लीमेंट्री ग्रांट्स जो है सरकार विंटर सेशन में ले सकती है, जिसके बाद आपका जो करंट डिफेंस बजट है जो अनाउंस हुआ था 6.8 लाख करोड़ के आसपास, ये 7.25 लाख करोड़ के पार पहुंचता हुआ नजर पड़ेगा। ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के बाद और मिलिट्री अपग्रेडेशन की रिक्वायरमेंट्स को देखते हुए सरकार ये फैसला किसी भी वक्त ले सकती है, और 50,000 करोड़ से अतिरिक्त सप्लीमेंट्री ग्रांट का मतलब ये है कि जो कुल डिफेंस आउटले है लगभग 20 से 22% आपको बढ़ता हुआ नजर पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले। ऑब्वियसली ये मिलिट्री अपग्रेडेशन, जो नई वेपन टेक्निक है, मिसाइल सिस्टम्स है, और नेवी के अपग्रेडेशन के लिए ज़्यादा एलोकेशन करने की बातें चल रही हैं, जिसके कारण अगर आप देखें तो डिफेंस पीएसयूज ही नहीं, प्राइवेट डिफेंस स्टॉक्स में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल रही है। बीडीएल, मज़गांव डॉक, बीईएल और एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसे काउंटर्स में आज ऑल टाइम हाई लगता हुआ आपको दिखा है। बिल्कुल, सभी स्टॉक्स में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई लगता हुआ। भारत डायनामिक्स ने क्लियरली लीड किया इस मूव को पिछले कुछ दिनों में। धर्मेश जी, क्या व्यू रहेगा इस समय डिफेंस स्टॉक्स पर एज अ सेक्टर, और आपकी टॉपिक क्या होगी इसमें?
अनुज जी देखिए, बने रहने की सलाह है और नए इन्वेस्टमेंट करना है तो आराम से कर सकते हैं। थोड़ा देखिए मार्केट है, ऊपर नीचे करेगा तो हो सकता है 2-3% कोई प्रॉफिट टेकिंग कर रहा हो तो 1-2 दिन के लिए नीचे भी आ जाए, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर बहुत बड़ी तेज़ी है। आप किसी के भी ऑर्डर बुक उठा के आप देख लो, 3 से 6 गुना बुक टू बिल रेशियो पर ये सब स्टैंड कर रहे हैं और आने वाले समय में जिस तरीके से अभी आपने डिटेल किया है, यहाँ पर तो ट्रैक्शन बढ़ेगा ही और गवर्नमेंट का आवंटन भी बढ़ना चाहिए। 1 लाख करोड़ का हम लोग का अनुमान है कि कमिंग बजट में डिफेंस का बजट एलोकेशन बढ़ के आएगा और बाहर से भी काफ़ी इंक्वायरीज आ रही हैं। हालांकि अभी किसी कंपनी ने इसकी पुष्टि नहीं की है, बट जैसा हम लोगों की बातचीत चलती है तो उसमें ये पता चल रहा है कि बहुत से इमर्जिंग इकोनॉमीज़ है जहाँ से आपको इंडिया में से अब वहाँ पे एक्सपोर्ट होंगे डिफेंस के इक्विपमेंट, तो ओवरऑल काफ़ी सकारात्मक है। हम लोग का टॉपिक था, लकीली हम लोग जस्ट ये इंडिया पाकिस्तान का फियास्को चालू होने से पहले हम लोग ने रोल आउट किया था कि मॉडल पोर्टफोलियो, उसमें BEL और HAL दोनों थे। ये दोनों टॉपिक रहेंगे। इसके साथ एक स्मॉल कैप कंपनी है DCX सिस्टम, उस पर भी आप नज़र डाल सकते हैं। काफ़ी गिर गई थी स्टॉक, हालांकि बड़ा पुल बैक है और इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक पे खड़े हैं। अराउंड 1600 करोड़ से लेके 3400 करोड़ के ऑर्डर बुक पे इस साल ये खड़ी है कंपनी। पिछले साल 1600 करोड़ का इनका ऑर्डर बुक था। मार्च क्वार्टर इनका काफ़ी अच्छा होता है, रिजल्ट आने बाकी हैं और जिस तरीके से इनको ऑर्डर मिल रहे हैं, चाहे वो L&T हो, जनरल इलेक्ट्रिक हो, लॉकहीड मार्टिन है, रफाल एडवांस सिस्टम, तो सारे मार्की नेम्स हैं डिफेंस कंपनी में। EMS की प्लेयर है तो इस पर भी नज़र बना सकते हैं। तो स्मॉल कैप से DCX एक हम लोग के हिसाब से टॉपिक है और लार्ज कैप पे तो BEL, HAL सबके बास्केट में ये स्टॉक्स भरे हुए हैं। गजब। अभी नंबर्स पे आएंगे हम इनके, याद रखिएगा BEL की नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है, लेकिन मैं आपको एकदम से युद्ध के मैदान से पार्लर के अंदर ले चलता हूँ। नायका को देखिए आप एक बार आपकी स्क्रीन पे जनाब, पिछले 20 मिनटों में क्या गजब की इसने तेज़ी ली है। सुबह भी मैंने मार्क किया था, अब ये 202 पे आके ट्रेड करता हुआ। राजेश सतपुते जी, कॉल 200 पे इतना स्ट्रॉन्ग बिल्डअप हो रहा है, मेरे स्क्रीन पे सिर्फ वो कॉल रोटेट हो रही है। 202 डे हाई। एक बार प्लीज़ इसका OI एडिशन रखेंगे। हालांकि मेरे स्क्रीन पे इसके 200 की कॉल आ रही थी तो मैंने इसको पकड़ लिया यहाँ पर। अजय जी आपका टेक, क्योंकि इसने वो ब्रेकडाउन पॉइंट 26 सितंबर का रीगेन कर लिया है। 14 लाख शेयर कम हुए हैं। वीरेंद्र जी बिल्कुल, देखिए नायका का अगर आप चार्ट देखें तो 200 का एक हर्डल था जो इसने सरपास किया है। अगर आप इसको थोड़ा सा वीकली चार्ट पे लेके जाते हो तो आपको एक बहुत क्लैरिटी मिलती है कि ये टारगेट दिख रहा है करीबन 210 से लेके 215 का, वीकली चार्ट पे वो दिखता है। तो मुझे लगता है 200 के ऊपर बहुत क्लीन तेजी बनेगी। तो जो आप कॉल ऑप्शन की बात कर रहे थे वीरेंद्र जी, 200 का कॉल ऑप्शन करीबन 7.5 रुपए के आसपास है। आई थिंक दिस कैन बी अ गुड ट्रेड। 7.5 रुपए पे 200 का कॉल ऑप्शन बाय करे, स्टॉप लॉस 5 का होगा। मेरे हिसाब से ये कम से कम 12 से 14 रुपए तक का मुंह देगा। सो नायका इज अ बाय। अगर फ्यूचर में काम करना है तो स्टॉप लॉस होगा 198 का। ओके, चलिए तो ये होगी बात नायका की। आगे बढ़ते हैं और बाज़ार की नज़र कल और सोमवार को आने वाले नतीजों पर रहेगी। कल डिवीज़ लैब्स के नतीजे आएंगे, वहीं सोमवार को पावर ग्रिड, BEL और पेट्रोनेट LNG के नतीजे आएंगे। नतीजों का अनुमान बताने के लिए हमारे साथ हमारी पूरी टीम तैयार है। कंचन नौटियाल, दीपाली राणा और मिताली जैन। तो विमेन पावर एट CNBC आवाज़। पहले शुरुआत करते हैं कंचन के साथ। डिवीज़ लैब्स कैसे नंबर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं कंचन? जी डेफिनेटली, अगर डिवीज़ लैब के Q4 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर हमें पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल सकते हैं। देखिए रेवेन्यू के सबसे पहले बात कर लेते हैं। 6.5% तक की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसी तरीके से जो कंपनी का EBITDA है और मार्जिन है वो भी इनलाइन रहने की अनुमान जताया जा रहा है। प्रॉफिट में हालांकि हमें हल्का सा एक डेंट आता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके पीछे का जो मेजर कारण है, जो इनका हमने देखा था कि यूनिट 3 है उसका जो डेप्रिसिएशन है वो हायर साइड में, जिसका सीधा सीधा इम्पैक्ट हमें कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में आता हुआ दिखाई दे सकता है। जैसे कि मैंने बोला कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 6.5% तक बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है, जिसके पीछे का मेजर कारण है जो उनका कस्टम सिंथेसाइज है उसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी खासी बनी हुई है और अनुमान ये जताया जा रहा है कि डबल डिजिट तक की ग्रोथ यहाँ पे हमें देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ जो इनका जेनरिक बिजनेस है वो भी हमें उसके नंबर्स भी इनलाइन देखने को मिल सकते हैं। फोकस आपको कहाँ पे रखना होगा उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कंपनी इस टाइम पे जो इनका काकीनाडा प्रोजेक्ट चल रहा है उसके फेज 1 को देखिए किस तरीके का अपडेट देती है। साथ ही साथ इस टाइम पे जो इनका पाइपलाइन में नए मॉलिक्यूल्स है उसके ऊपर कंपनी के किस तरीके की प्रोग्रेस के अपडेट आते हैं और जो इनका गैलोडियम बेस्ड प्रोडक्ट है उसके ऊपर कंपनी क्या अपडेट देती है और इसके अलावा जो नए मॉलिक्यूल्स हैं जेनरिक API में उसके ऊपर भी किस तरीके की प्रोग्रेस है, इस पे खासा फोकस रहेगा। जिस्ट ऑफ द स्टोरी नंबर हमें डिसेंट देखने को मिलेंगे। चलिए नंबर अच्छे देखने को मिलेंगे, इस पर एक व्यू लेते हैं। मानस जी एक बार डिवीज़ लैब्स देखिए, क्या व्यू होगा इस पर?
और देखिए डीवीज लैब की जहां तक बात है, स्टॉक में 2 दिन पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा था, जब स्टॉक ने 65 के लेवल को ब्रेक किया था। उसके बाद हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन अंडरटोन डेफिनेटली बुलिश बना हुआ है। जब तक 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, 6100 के ऊपर ट्रेड करता रहे, अपनी लॉन्ग पोजीशन में बने रह सकते हैं। एग्रेसिव होगी खरीदारी 6300 के ऊपर करेंगे। अगर 6300 का लेवल ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट 6600 का हो सकता है। ओके, डीवीज लैब होल्ड करने की फिलहाल सलाह। देखने वाली बात होगी कि रिजल्ट कैसे आते हैं। चलिए अब दीपाली के पास चलते हैं। दीपाली बताइए कि बीईएल और पावर ग्रिड के नतीजे कैसे रह सकते हैं, क्या स्ट्रीट अनुमान लगा रहे हैं? थैंक यू श्रेया। और पावर ग्रिड और बीईएल दोनों के ही अर्निंग्स तो फ्लैट रहेंगे, लेकिन आगे का आउटलुक स्ट्रॉन्ग रह सकता है, ये एक्सपेक्टेशंस हैं। शुरुआत पावर ग्रिड के साथ कर लेते हैं। यहाँ पर रेवेन्यूज फ्लैट रह सकते हैं। 11,980 करोड़ का आंकड़ा कंसोलिडेटेड बेसिस पे कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। मुनाफा देखेंगे तो ये 4,166 करोड़ रह सकता है, 4,137 करोड़ से बढ़कर। एबिटा भी फ्लैट रहने की प्रोबेबिलिटी है। और मार्जिन देखेंगे तो एबिटा फ्रंट पर तो ये 87.35% पर एक्सपेक्टेड है वर्सेज 87.59%। तो रेवेन्यूज मार्जिनली डिक्लाइन होंगे वाई बेसिस पे। एबिटा और पैट फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। और स्पेशली अब एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि जो एबिटा और पैट में ग्रोथ रहेगी आने वाले क्वार्टर्स में, वो पिकअप होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कैपेक्स और कैपिटलाइजेशन में स्ट्रॉन्ग पिकअप एक्सपेक्टेड है यहाँ से। और साथ ही साथ इंडिया का जो ट्रांसमिशन कैपेक्स है वहाँ भी स्ट्रक्चरल ग्रोथ दिखाई दे रही है, जो कि फ्यूचर अर्निंग्स को लीड करते हुए दिखाई देगा। पावर डिमांड बढ़ी है, उसका भी इम्पैक्ट आने वाले अर्निंग्स में अगले क्वार्टर्स में दिखाई देगा। अर्निंग्स के साथ साथ इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग कई प्रोजेक्ट्स हैं जिनका एग्जीक्यूशन अगले 3 सालों में होना है, उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है, एग्जीक्यूशन टाइमलाइन कैसी है, नए प्रोजेक्ट्स को लेकर आउटलुक क्या है, और स्पेशली जो डिमांड किस तरीके की है पावर क्षेत्र में, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कहाँ स्टैंड करता है, ये कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी पावर ग्रिड के पर्सपेक्टिव से। तो अर्निंग्स फ्लैट, लेकिन आगे का आउटलुक स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। सिमिलर सिनेरियो आपको भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अर्निंग्स में दिखाई देगा। इनफैक्ट बीईएल के अगर आप पिछले 1 साल की परफॉर्मेंस देखेंगे, पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन्स काफ़ी हायर साइड पर थे। पिछले साल सेम क्वार्टर में प्रॉफिट्स कंपनी के काफ़ी हायर साइड पे थे, तो बेस काफ़ी ऊपर रहा है सीक्वेंशियल और वाई दोनों ही फ्रंट पे। एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि रेवेन्यूज़ थोड़ा बढ़कर आ सकते हैं, 5% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। पैट में 3% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। एबिटा हल्का सा डिक्लाइन हो सकता है, लेकिन एबिटा मार्जिन्स 25.3% पर आ सकते हैं वर्सेस 26.7%। मैनेजमेंट ने गाइड किया हुआ है 25% के मार्जिन वो मेंटेन करेंगे, तो उस मेंटेनेंस के वो जो गाइडेंस थी वो मीट होते हुए दिखाई देगी। पिछले 2 क्वार्टर्स में मार्जिन में हमने काफ़ी स्पाइक देखा था, इसके कारण जो बेस है वो हाई साइड पर दिखाई दे रहा है। रेवेन्यूज़ की जैसे हमने बात की, मार्जिनल ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। जो कंपनी के 717 बिलियन साइज़ की जो ऑर्डर बुक है उसका एग्जीक्यूशन टाइमलाइन ठीक रही है, जिसके कारण रेवेन्यूज़ को सपोर्ट आते हुए दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर आप इस एग्जिस्टिंग Q4 की बात करेंगे तो फरवरी और मार्च के दौरान जो डिफेंस ऑर्डर्स थे वो काफ़ी मिले कंपनी को, वहाँ पर एक अपटिक देखने को मिला। और साथ ही फर्दर जो इंडाइजेशन है मॉड्यूल्स का, सब सिस्टम्स का, वो फ्यूचर अर्निंग्स को सपोर्ट करेगा। इंपॉर्टेंट रहेगी अगेन कमेंट्री, जो क्विक रिएक्शन सर्फेस टू एयर मिसाइल हैं उनका स्टेटस कैसा है, साथ ही लॉन्ग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल के जो एग्जीक्यूशंस हैं ऑर्डर्स के वो कहाँ स्टैंड करते हैं। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स बढ़ने की प्रोबेबिलिटी है, तो एक्सपोर्ट एग्जिस्टिंग कितने कंपनी कर रही है और कितना ये शेयर इंक्रीज हो सकता है उसको लेकर कमेंट्री इंपॉर्टेंट रहेगी, लेकिन अर्निंग्स फ्लैट टुवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर आने की पॉसिबिलिटी है। ओके, शुक्रिया दिवाली। मीनवाइल BHEL के नंबर्स आए, 484 करोड़ से बढ़कर 504 करोड़ हुआ प्रॉफिट। हालांकि मार्केट का एक्सपेक्टेशन ज़्यादा था, मार्केट का एक्सपेक्टेशन करीब 690 करोड़ के करीब था, तो उस हिसाब से नंबर हल्का सा फीका है। लेकिन BHEL के केस में कई बार होता है कि एग्जीक्यूशन को लेकर क्या कमेंट्री आती है, ऑर्डर बुक कैसी रहती है, ऑर्डर इनफ्लो कैसा रहता है, उस चीज़ को लेकर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। लेकिन फॉर नाउ अगर आप देखेंगे पहला नंबर जो आया है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है। इनकम भी एक्चुअली एस्टिमेट से कम है, एस्टिमेट करीब 10,000 करोड़ का था। अगर ये कंसोलिडेटेड नंबर्स ही फ्लैश कर रहे हैं हम तो, और वो जो कंसोलिडेटेड एक्सपेक्टेशन थी वो 10,700 करोड़ के करीब की थी, तो उस हिसाब से थोड़ा सा हल्का सा नंबर जो है वो थोड़ा सा फीका दिखेगा। खैर एनीवे, बात हो रही थी ये BHEL के नंबर, एक बार इस पर एक व्यू ले लेते हैं। इस पर हमारा एक बार पूरा पैनल दिखा दीजिए, एक बार मैं डिसाइड कर लूँ किसके साथ इस स्टॉक को लिया जाए। 250.61 पर इस समय BHEL। रमेश जी, स्टॉक में पोटेंशियल हमेशा काफ़ी रहा है, लेकिन नंबर्स में काफ़ी डावाडोल रहती है स्थिति, कैसे देख रहे हैं आप इसे?
देखिए, आपने हाईलाइट ही कर दिया कि नंबर्स में स्थिति डामाडोल होती है और हर बार कारण अलग अलग रहते हैं। कभी इनके पास ये तो फाइनेंस कंपनी बन गई थी डिस्कॉम्स को, एक समय ऐसा हो गया था जब ये सिर्फ बीटीजी सेगमेंट में काम करती थी, पावर जनरेशन के लिए इक्विपमेंट बनाती थी। बाद में फिर उन्होंने डाइवर्सिफाई भी किया और इनके पास सारी स्टोरियाँ हैं, चाहे वो ईवी बैटरीज हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, इस सारे क्षेत्र में काम कर रही है। बट एग्जीक्यूशन एक बड़ा कंसर्न रहा है और यहाँ पर कहीं ना कहीं एक इकलौती ये पब्लिक सेक्टर कंपनी है स्पेस में जो जैसा कि HL है, BEL है, उस हिसाब से कार्य नहीं कर पा रही है। तो मुझे लगता है कि ये आपको एक ट्रेड लेके खेलना पड़ेगा। इसको आप एक इन्वेस्टमेंट बेट कंटिन्यूटी में करंट मौजूदा भाव पे नहीं रख सकते हैं। और जब तक एक मैनेजमेंट में स्ट्रक्चरल चेंज नहीं देखने को मिलता, पॉजिटिव इनका कंसिस्टेंसी नहीं आती है एग्जीक्यूशन और नंबर्स में, तब तक के लिए ये अनुज जी मेरे हिसाब से एक ट्रेड ज़्यादा है रादर देन अ वेल्थ क्रिएशन इन्वेस्टमेंट बाई। हालांकि कंपनी के अंदर जो पोटेंशियल है और जो ये क्षेत्र में काम करती है वो तो मल्टी ईयर पोटेंशियल है, वो मटेरियलाइज होता हुआ दिखता नहीं है। सो मेरे हिसाब से तो अवॉइड है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए आप देख सकते हैं कि आपके हिसाब से पैरामीटर्स पे सेट होते हैं तो उस पर कॉल ले सकते हैं। ओके, BHL पे आपका ट्रेक। धर्मेश जी, अब चलते हैं पेट्रोनेट के नंबर्स। चार्ट बेहद शानदार, प्लेसमेंट बेहद शानदार, अव्वल दर्जे का, और आज का प्राइस ऑलमोस्ट जनवरी के बाद, मिड के बाद सबसे हाईएस्ट क्लस्टर है। मिताली, नंबर्स की एक्सपेक्टेशन क्या है इस बार? जी, तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्रंट पे देखें तो यहाँ पे नंबर्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं। रेवेन्यू में हल्का सा 2-3% का दबाव देखने को मिल सकता है। एबिटा में 13.6% के इंक्रीमेंट का अनुमान स्ट्रीट में लगाया जा रहा है। एबिटा मार्जिन में भी 130 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा देखने को मिल सकता है। पैट की बात करें तो 16% के इजाफे के साथ जो फिगर है 860 करोड़ के आसपास का एक्सपेक्ट किया जाता है। दहेज और कोची का जो इनका यूटिलाइजेशन है वो 94% और 24% पर अभी फिलहाल हो रहा है। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स की जो प्रोग्रेस है वो एक की मॉनिटरेबल रहेगी यहाँ पे। साथ ही LNG इंपोर्ट्स अभी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं क्योंकि पावर में डिमांड काफ़ी अच्छी है। साथ ही LNG के दाम जो है वो ओवरऑल मॉडरेट अभी नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि टोटल जो PLNG की वॉल्यूम्स है वहाँ पे 5% ईयर ऑन ईयर हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन इन सब के बावजूद देखें तो रिजल्ट स्ट्रीट काफ़ी अच्छे एस्टिमेट कर रही है। ओके, काफ़ी अच्छे रिजल्ट एस्टिमेट कर रहे हैं यहाँ पेट्रोनेट LNG पर। मीनवाइल कविता जी भी जुड़ी हमारे साथ पैनल में, उनसे एक ट्रेड लेते हैं। कविता जी, गुड आफ्टरनून। बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, ट्रेड कैपिटल मार्केट सेगमेंट से है। MCX एज ऑफ नाउ 5% ऊपर है। मुझे लगता है यहाँ पोजिशनिंग अगर आप बना रहे हैं तो ये अपने प्रीवियस हाई की तरफ बढ़ने के लिए रेडी है काउंटर। सो फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 6700 6800 के प्राइस टारगेट के लिए आप MCX पर अपनी पोजीशनिंग अगर ऑलरेडी है तो बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करें अपनी पोजीशन का 6340 से, और करंट मौजूदा भाव पर भी अपनी पोजीशनिंग आप कर सकते हैं। ओके, MCX कविता जी के पे एक शानदार रैली पूरे स्पेस में इनफैक्ट आपको देखने को मिलेगी। डे हाई पर कर रहा है MCX लगभग 4% की तेज़ी के साथ। कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पे थोड़ा दबाव देखने को मिल रहा है। पॉलिसी बाजार हालांकि आज के सेशन में चढ़ रहा था लेकिन अब फिलहाल गिर कर रहा है। कारोबार हाई से अपना थोड़ा फिसला है, डेलो के आसपास स्लाइड करता हुआ। रिजल्ट अच्छे थे इसके, ब्रोकरेजेस भी मिक्स्ड। राजेश सातपुते जी, आपसे जानना चाहूँगी PB फिनटेक अभी कैसा लग रहा है चार्ट्स पे? आपने पिछले सत्र में सुझाया था इसको, अभी क्या करना चाहिए जिस तरीके से गिरावट आज देखने को मिल रही है? आई थिंक श्रेया जी, ये एक लिक्विडेशन है, और ये जो लिक्विडेशन है अगर आप देखें, इनफैक्ट अगर चार्ट देखें तो ये लगता है कि करीबन 1700 तक का यहाँ पे करेक्शन आएगा। तो आज जो सुबह खुलने के बाद जो बिकवाली हो रही है, जो प्रेशर आ रहा है, वो 1700 तक आएगा। तो जिनके पास पोजीशन है शॉर्ट साइड की, आई थिंक दे कैन कंटिन्यू टू होल्ड दैट पोजीशन। इनफैक्ट अगर आप ओपन इंटरेस्ट देखो तो 5% बढ़ा है, तो लगता है कि ऊपरी लेवल पे शॉर्ट भी बन रहे हैं। तो शॉर्ट साइड की पोजीशन बना ही रखे। स्टॉप लॉस रहेगा 1785 का। बिल्कुल सही बात कही राजेश जी ने। इनफैक्ट श्रेया, पता है आज सुबह मैंने जब इसके इतने अच्छे नंबर देखे उसके बावजूद मैंने इसको नहीं लिया उसमें ब्रेक स्टॉक में। मुझे समाव फीलिंग आ रही थी इसमें आज की, ये ओपन होने के बाद इस तरीके का मूड माहौल इसमें हो सकता है। काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है ये। मीनवाइल एक स्टॉक मेरे रेडार पर आ रहा है, कॉनकोर। देखिए, अब हम उन स्टॉक्स को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं जो काफ़ी बीटन डाउन है और जो काफ़ी हद तक सेंस दे रहे हैं कुछ ब्रेकआउट की। रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक यहाँ पर इस समय अच्छा मोमेंटम और 200 वीक मूविंग एवरेज के करीब अब ये स्टॉक ज़्यादा हुआ। इस पर एक बार थोड़ा सा
ध्यान देने की ज़रूरत होगी कॉनकॉर पर। एक बार राजेश जी आप ही देखिए कॉनकॉर का चार्ट, काफ़ी ओवरसोल्ड स्टॉक था। आप या क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में बाइंग आ रही है, इस पर नज़र जा सकती है क्या? अनुज जी, कॉन्कॉर का चार्ट एग्जैक्टली टीटागढ़ का चार्ट है जो 2 दिन पहले का चार्ट था। आज पहला ब्रेकआउट है, आज पहला सिग्नल मिल रहा है कॉन्कॉर में। आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपने 200 डे में को कैच करेगा। 780 का वो लेवल है, तो कॉन्कॉर एट दिस लेवल भी बाई बनेगा। 720 का ब्रेकआउट है, अगर आप प्योर स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो 720 का ब्रेकआउट, तो 710 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग बनाए। इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल हर्डल आएगा 760 का, और उसके बाद मुझे लगता है 780 प्लस। बिल्कुल, क्योंकि देखिए अब आपको स्पेसेस ऐसी ही चूज़ करनी है जहाँ पर मोमेंटम आ रहा है। डिफेंस, रेलवेज़, यहाँ काफ़ी समय के बाद एक मोमेंटम नज़र आया, तो इसके लिए इस पर नज़र गई। और राजेश जी का बहुत इंटरेस्टिंग व्यू कि 2 दिन पहले जो तीतागढ़ में चार्ट बना था वैसा चार्ट बन रहा है। वीरू, अगर ऐसा हो गया तो फॉलो थ्रू काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकता है यहाँ पर। मैं कॉनकॉर को इनफैक्ट मैं जीएमआर उस टाइम भूल गया अनुज, लेकिन हाँ उस टाइम मैंने सॉर्ट कर रखा था कॉनकॉर भी। आपको जरा इसका ओपन इंटरेस्ट दिखाता हूँ डायरेक्ट, जरा कंटेनर कॉर्प का चार्ट रखिएगा और ओआई रखिएगा। मेरे ख्याल से अगस्त ये बाजार के टूटने से पहले ही, आई मीन जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद रिजल्ट्स के बाद ही कोलैप्स हो गया था। और आज अनुज पहली बार उस दिन के बाद पहली बार 100 डे के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो अटेम्प्ट इसने कभी भी लिया नहीं इसने। लुक एट ओआई रेशियो। अच्छा राजेश जी, एक बात पूछूं, ऐसे में कोई, क्योंकि इस सीरीज में भी काफ़ी दिन है, कोई ऑप्शन है क्या प्ले करने के लिए हाँ, इसमें? देखता हूँ 720 का कॉल ऑप्शन, 720 का चलेगा, 730 का, 730 का कॉल ऑप्शन देखिए वीरेंद्र जी, करीबन 21 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है कंटेनर कॉप का। आई थिंक यस वी कैन टेक इट। 730 का कॉल ऑप्शन करीबन 21 रुपये 90 पैसे पे चल रहा है, इसे लेके जाइए। 16 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन करें, और मुझे लगता है अगर हम सही ठहरे तो ये 30 प्लस का आपको भाव दिखा देगा, मे बी मोर देन 30 प्लस। ओके, 730 का कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है। अच्छा, बाय द वे बात तीतागढ़ की हो रही थी, वो शायद आज बैन में चला जाएगा, तो उसमें जो जितना रैली थी शायद आज उसमें थोड़ा सा अब लोग मूव आउट करें, ये एक रीज़न हो सकता है। 729.670 पर अब कॉनकॉर डे आई पर आकर खड़ा हुआ है स्टॉक इस समय। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर इस समय आपको ट्रेड में दिखाई देगा। आप अच्छा, कैपिटल मार्केट थीम की बात हो रही थी धर्मेश जी, एंजल वन पर आपका क्या व्यू होगा? अनुज जी, अच्छा कैपिटल मार्केट्स देखिए एज अ बास्केट की तरह प्ले करें। अभी तो सारे ब्रोकरेज हाउसेस के अब वापस से स्टॉक में तेज़ी आ जाएगी, बिकॉज वॉल्यूम एंड बिजनेस दोनों साइड बढ़ रहा है। और जो सेबी ने रूल्स चेंज किए थे जिसके कारण काफ़ी एक्सपायरीज में प्रॉब्लम आई थी, वॉल्यूम गिरा था, वहाँ पर भी थोड़ी बहुत पिकअप वापस से देखने को मिल रही है। सो डेरिवेटिव्स वॉल्यूम भी बढ़ रहा है। हम लोग का ये व्यू रहा है कि एक पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर आप ना प्ले करें, इसको बास्केट बना दें, और काफ़ी डाइवर्सिफाइड कैपिटल मार्केट बास्केट बन सकता है। यहाँ पर डायरेक्ट ब्रोकर्स भी आ सकते हैं, आपके एसेट मैनेजर्स भी आ सकते हैं, तो उनका चाहे वो एंजल वन हो, मोतीलाल ओसवाल हो, नुवावा हो गया वेल्थ का, वहाँ पर आप ले सकते हैं, IIFL ले सकते हैं वहाँ उसके अंदर, एंड नायम एंड ये सबको लेकर के कंप्लीट बास्केट बना के खेले तो वहाँ पर बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। ओवरऑल ट्रेजेक्ट्री बहुत क्लियर है अनुज जी। ये 5 साल में आपको अनप्रेसिडेंटेड तेजी मिलेगी, बीच में वोलेटिलिटी आएगी, करेक्शंस भी होंगे मार्केट में, बट हम लोग का ये मानना है कि ये पूरा का पूरा जो सेगमेंट है इक्विटी मार्केट का, ये 3 गुना बढ़ने वाला नेक्स्ट 5 ईयर्स में, ये हम लोग की कैलकुलेशन एनालिसिस है। उस हिसाब से सबके प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू बढ़ेंगे और वैल्यूएशंस काफ़ी कंपेरेबली रिलेटिवली चीप है, बिकॉज आप देखो सब 12-13 के पी मल्टीपल पर मिल रहे हैं और 20-22 के ROE के हिसाब से, तो कैचअप करने की काफ़ी गुंजाइश है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए, वो जो अभी हम कॉनकॉर पे डिस्कशन कर रहे थे 730 हो गया डे हाई पर, और वो जो मैं GMR का जिक्र कर रहा था ये भी डे हाई पर 91 रुपये 30 पैसे। मानस ये प्रोजेक्शन क्या कहता है? ये वो पॉइंट है जब मैं नोट कर रहा था 9130, जो कि अक्टूबर 2024 में जब पहली बार इसका 100 डे में टूटा था तब का लेवल है। ये प्राइस रिफ्लेक्ट क्या कर रहा है, किस ट्रेजेक्टरी में जा रहा है ये स्टॉक? इसका बड़ा सप्लाई जोन 100 के आसपास परसिस्ट करता है। क्या आपके पास 4-5 रुपए का स्कोप खुला हुआ है GMR में? मेरे ख्याल से 2024 के हाइस को स्टॉक टेस्ट कर सकता है, तो 101-102 रुपए की रेंज में वापस स्टॉक आ सकता है।
देखिए, इस ब्रेकआउट का आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि पिछले 2 दिनों में हमने थोड़े बेहतर वॉल्यूम देखे हैं और 90 रुपए पे काफी समय स्टॉक ने रेजिस्टेंस फेस किया है। मेरे ख्याल से अगर एक पोजीशन ट्रेड लिया जाए तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 87 के स्टॉप लॉस से 101 रुपए के टारगेट के लिए। 101 रुपए के टारगेट के लिए 87 का स्टॉप लॉस लगाना, आपको करंट लेवल पे खरीदारी कर सकते हैं GMR एयरपोर्ट्स पे। फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप अपनाएं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और टैरिफ वॉर, युद्ध, महंगाई जैसी चिंताएं तो कम हुई, वैसे ही बुल्स का जोश बढ़ गया। 25,000 की दहलीज हम लांघ चुके हैं, लेकिन अभी तो ये मात्र ट्रेलर है, पूरी पिक्चर बाकी है। ये पिक्चर तब दिखेगी जब म्यूचुअल फंड का ढेर सारा फंड बाजार में आएगा। MF बड़े कैश पर बैठे हैं, जब वो पैसा बाजार में आएगा तो तेजी का तूफान और बड़ा होगा। पूरी रिपोर्ट लेकर मेरे सहयोगी यतिन मोहता जुड़ गए हैं। यतिन, बताइए कि MF के पास कितना कैश पड़ा है अभी? बहुत सारा कैश है और मुझे शोले पिक्चर का डायलॉग याद आता है जब गब्बर वो कहता है ना कि अब तेरा क्या होगा कालिया, क्योंकि निफ्टी जो है 25,000 के आंकड़े के पार चली गई है। बहुत सारे जो मनी मैनेजर्स हैं, कयास ये था कि ट्रेड वॉर चल रहा है, रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, इंडिया पाकिस्तान टेंशन चल रहे हैं, तो पैसा आराम से डिप्लॉय करेंगे, लेकिन बाजार ने किसी को मौका नहीं दिया। इनफैक्ट म्यूचुअल फंड के पास अब 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की कैश पड़ी हुई है, रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट है, और ये हिस्टोरिकल आपको मल्टी ईयर हाई पे कैश लेवल आते हुए नज़र पड़ रहे हैं। ऑब्वियसली अगर हम टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स की बात करें AUM साइज़ के हिसाब से इक्विटी साइड पे, तो उनके पास लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश है। तो टॉप 20 म्यूचुअल फंड्स के पास 3 लाख करोड़ कैश और टॉप 5 AMCs के पास आपको दिखेगा 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का कैश। और कुल मिला के जो एवरेज कैश होल्डिंग है आपको दिखाई पड़ेगी 7-7.5% के आसपास, जहां अगर हम एब्सोल्यूट नंबर देखें तो SBI म्यूचुअल फंड के पास लगभग 77,000 करोड़ रुपए कैश आपको आता हुआ नजर पड़ेगा। ICICI प्रू म्यूचुअल फंड के पास इक्विटी सेगमेंट में लगभग 46,000 करोड़ का कैश है। मोतीलाल और पराग पारिक ये 2 बड़े म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं, बुटीक म्यूचुअल फंड्स हैं, जहां अगर आप AUM का हिस्सा देखें तो 18 से 25% के बीच इनका कैश लेवल है। तो बहुत ही ज़्यादा कैश पे ये दोनों बुटीक म्यूचुअल फंड्स खड़े हुए हैं कैश पे। और अगर हम क्वांट म्यूचुअल फंड की बात करें तो यहाँ भी आपको दिखेगा लगभग 10,000 करोड़ के आसपास का कैश। तो कहीं ना कहीं अप्रैल 2025 में रिकॉर्ड हाई पर आपको AUM जाता हुआ नजर पड़ रहा है और उसके प्रपोर्शन में कैश भी ज़्यादा है। और क्लियरली अगर हम बात करें तो कहाँ कहाँ वो दाव लगा रहे हैं हाल फिलहाल, तो निजी बैंकों में, ऑयल एंड गैस सेक्टर, ये दोनों काउंटर्स हैं जहां खरीदारी का मूड माहौल वो लोग बना रहे हैं। और बैंकिंग में सबसे ज़्यादा मंथ ऑन मंथ फ्लो मार्च टू अप्रैल में आपको दिखाई पड़ रहा है। रिमेंबर, जो फैक्ट शीट आती है वो मई के पहले दूसरे हफ्ते में आती है, जो टैबुलेट होकर आती है। और कहीं ना कहीं टेक और कैपिटल गुड्स, ये दोनों सेक्टर्स ऐसे हैं जहां काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड्स अंडरवेट है, और यहाँ हमने आउट परफॉर्मेंस भी इतना ही तगड़ा दिखा है पिछले 1-2 हफ्तों से। बिल्कुल। और फोमो फैक्टर क्लियरली अब हावी होगा। यतिन, शुक्रिया। और आज सुबह भी हम डिस्कस कर रहे थे श्रेया वीरू की म्यूचुअल फंड्स को लोग पैसा देते हैं क्योंकि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस वोलेटिलिटी को झेल पाएंगे और वो पैसा लगाएंगे। कैश कॉल ही लेनी है तो मैं खुद ले सकता हूँ कैश कॉल और अपने बैंक में रख सकता हूँ, मुझे रखना है तो मैं म्यूचुअल फंड को क्यों दूंगा। और इतना रिकॉर्ड कैश। और सिंस शोले की बात हुई है तो अमिताभ बच्चन का ये डायलॉग, क्या करेंगे इतनी धनराशि का, बहुत बड़ा अमाउंट है ना वीरू? बिल्कुल यही आएगा और कहाँ आएगा। बहुत दिनों बाद आपके ETFs जो हैं वो हरे हरे रंग में डूबे होंगे अनुज, बहुत दिनों बाद। अब ईश्वर करे ऐसे ही हो, बहुत ईश्वर करे ऐसे ही हो, बस ऐसा ही हो। हाँ, हमने पेन भी काफ़ी झेला है, अब थोड़ा सा गेन का टाइम है। आई थिंक पिछले इस हफ्ते की मार्केट में लग रहा है देख के कि वापस बुल मार्केट आई है। आई थिंक जिस तरीके से आप देखिए, हम कोई भी स्टॉक पिक करते हैं सुबह, आपको याद होगा जितने भी हमने स्टॉक पिक किए, आप देखिए इस समय डे हाई पर है। कोई एक ऐसा स्टॉक नहीं होगा जो डे हाई पर नहीं होगा। मार्केट भले वहीं का वहीं है, लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक्स में सारे के सारे डे हाई पर। और ये सिर्फ आज नहीं है, इस पूरे हफ्ते हुआ है, इस पूरे हफ्ते हुआ है। देखिए ज़्यादा, और इसके लिए इस हफ्ते हम कॉल्स भी खुद उछल कर ले भी रहे हैं क्योंकि लग रहा है देख के स्क्रीन पे कि चलिए अब अगला कौन सा ब्रेकआउट है, अगला कौन सा ब्रेकआउट है, उसको स्पॉट किया जाए। बिल्कुल। और सारी थीम चल रही है, आप देखिए कैपिटल मार्केट, डिफेंस, रेलवे, बैंक्स चले, IT चला, आप इंडिगो को देखिए, और उससे पहले अगर आप देखिए एक्सचेंजेस को देखिए, सब चल रहा है, पावर भी चल रहा है, सब में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गया। खैर, मार्केट्स निफ्टी अभी तो देखिए इस शुक्रवार के लिए एटलीस्ट 25,000 की धुरी को पकड़ के चल रहा है।
25,000 और बैंक निफ्टी करीब करीब 55,370। तो ये दो कॉल राइटर्स 25,000 के और कहीं ना कहीं आपका जो वो 55,500 का कॉल राइटर है वो लिखे जा रहा है। लेकिन एक थोड़ी देर के लिए निफ्टी बैंक का चार्ट लेके आइएगा, थोड़ी देर के लिए बस। आज मतलब जो इसने टाइम बिताया पूरा सेशन, उसका लगभग जो सबसे ऊपर का चंक है ना, वहाँ पे टाइम स्पेंड करता हुआ, तो मतलब चार्टी के लिए बहुत अच्छी जोन में जा रहा है। एक स्टॉक और मेरे स्क्रीन पे आया है, लेट्स ब्रिंग राइट्स। अभी अभी आया क्योंकि रेलवे स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग मूव आ रहा है। ओहो 282, ये ऑलरेडी चल चुका है, छोड़ता हूँ, इस पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ स्टॉक्स लेके आइए आपकी स्क्रीन पे जहाँ पे बढ़िया मूव आ रहे हैं। उसमें एक बार रखिएगा कैनरा बैंक 108। मेरे ख्याल से सुबह भी बात हुई थी अनुज और मेरी इस पर, जब हम PSU बैंकिंग की बात कर रहे थे। स्नेहा, आपका PSU बैंक्स पे टेक क्या है? इस वक्त लीड कर रहा है इस पूरे चंक को कैनरा बैंक। SBI से भी शार्प स्विंग है यहाँ पर। अभी आप लोग की प्रिफर लिस्ट में क्या है PSU बैंक्स में, और कैनरा बैंक पे आपकी रीडिंग क्या कहती है? ओवरऑल PSU बैंक्स अगर आप देखें तो अभी रिसेंटली डिस्पाइट बैंकिंग इंडेक्स थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा था, पर यहाँ पर एक अच्छी मूव दिख रही थी। तो यहाँ पर ऑलरेडी हमारा फोकस है। इनफैक्ट मुझे लगता है यहाँ पे काफी ज्यादा पोटेंशियल है ये ओवरऑल ये स्पेस में। कैनरा बैंक ऑफ कोर्स इट इज अ गुड, बैंक ऑफ बड़ौदा भी हमें अच्छा लग रहा है। स्पेसिफिकली अगर कैनरा बैंक की बात करें, ये काउंटर अगर आप देखें तो नियरली आज 2.5% अप है, काफी अच्छा बेस बना रहा है, हायर टॉप हायर बॉटम स्ट्रक्चर है। मेरा मानना है कि यहाँ से एक्सटेंड हो सकता है तेजी, एटलीस्ट टुवर्ड्स 120-125 के लेवल्स पॉसिबल है। इसमें एक थोड़ा सा रेजिस्टेंस है अराउंड 110 के पास, बट अगर वो सरपास होता है तो काफी स्ट्रांग मूव आ सकता है। ओके तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी बैंक ऑफ बड़ौदा के ऊपर। चलिए अब चार का चौका की शुरुआत करते हैं। सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जायसवाल जी से। FNO सुपरस्टार के लिए राजेश सातपुते जी हमारे साथ मौजूद हैं। चार्ट का चमत्कार बताएंगी कविता जैन जी, और मिड कैप फंडा बताएंगे धर्मेश कान जी। बताइए मानस जी, आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन पे रियल्टी स्पेस पे ध्यान है, तो ओबराय रियल्टी के ऑप्शन में खरीदारी करेंगे। 1680 वाला कॉल ऑप्शन ओबराय रियल्टी का लिया जा सकता है। 35 रुपीज के 36 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है ये ऑप्शन। इसमें आपको 29 रुपीज के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है 1680 के कॉल ऑप्शन में, और 55 रुपीज के टारगेट सेट करना है। ओके, ओबराय रियल्टी का 1680 कॉल ऑप्शन। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। मेरा भी टॉपिक ओबराय ही था अनुज जी, कोई बात नहीं। देखिए, जो नेक्स्ट पिक रहेगा दैट विल बी कमिंस। कमिंस में एक शॉर्ट कवरिंग हम देख रहे हैं। मुझे लगता है कमिंस में जिस तरह से 3000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, यहाँ पे जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 3080 का। 3080 से लेके 3100 ये इसका टारगेट का जोन है। तो कमिंस इंडिया बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा 3000 का। प्रोबेबली आप थोड़ा सा अगर आप 2990 का स्टॉप लॉस रखें तो थोड़ा बेटर होगा। सो 2990 के स्टॉप लॉस के साथ कमिंस इंडिया बाय। ओके, कमेंट्स वाकई बेहद शानदार चार्ट, लोअर ट्रैजेक्टरी से बाहर निकलता हुआ गजब की शॉर्ट कवरिंग, 25% वाइड शेयर होना कोई मामूली बात नहीं है। कविता जी, चार्ट का चमत्कार क्या पिक कर रही हैं आप? तो वीरेन जी, चार्ट के चमत्कार में लोधा डेवलपर्स मैक्रोटेक पर जाएंगे। पिछले 3 वीक का 1390 का जो रेजिस्टेंस था उसे क्रॉस करके अब ये ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 1420-1440 के प्राइस टारगेट के लिए मैक्रोटेक पर आप बाय ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1370 का। ओके तो चार्ट का चमत्कार के लिए लोधा डेवलपर्स और पूरे रियल्टी स्पेस में लगातार तेजी हमें देखने को मिली। ओबराय रियल्टी मानस जी ने पिक किया। अब मिड कैप फंडा लेते हैं धर्मेश कान जी से। बताइए धर्मेश जी, आपका मिड कैप फंडा। जी, मिड कैप फंडा के लिए वारी एनर्जीज पे बाई करने की सलाह रहेगी। ये एक्चुअली रिन्यूएबल एनर्जी सेगमेंट से है, सोलर PV मॉड्यूल्स बनाती है, और वहाँ पर इंडिया में सबसे बड़ी बनाने वाली कंपनी, ऑलमोस्ट 21% जो इंडिया में सोलर PV मॉड्यूल्स बनते हैं वो वारी एनर्जीज बनाते हैं। और जो एक्सपोर्ट्स होता है उसमें 44% का इनका इंडिया से मार्केट शेयर है। अब काम काफ़ी अच्छे से इनका बढ़ रहा है। 5 साल पहले 2 गीगावाट की इनकी कैपेसिटी थी, जो अभी इस साल ख़त्म होते होते 13.2 गीगावाट की हो रखी है। और वही प्रॉफिटेबिलिटी में भी दिखता है। 21 में 50 करोड़ का प्रॉफिट, अभी 1928 करोड़ के प्रॉफिट से इन्होंने ये साल एंड किया है। और ग्रोथ मुझे लगता है आने वाले समय में अराउंड 30 से 35% का इनका कंसिस्टेंट कैगर रहेगा, बिकॉज 200 गीगावाट के सोलर रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया में पावर जनरेशन सेटअप होने वाले हैं। और ये सब में रूफटॉप से लेकर के डायरेक्ट पावर प्लांट जनरेशन सब जगह ये हेल्प करते हैं। इनकी मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव हुई है। 14% थी इनकी ऑपरेटिंग मार्जिन, जो बढ़ के 23% होगी FY25 की जो मार्च क्वार्टर एंडिंग थी। और मैनेजमेंट काफ़ी एग्रेसिव साउंड कर रहे हैं। वैल्यूएशन के हिसाब से
ठीक ठाक है, ज़्यादा महंगा नहीं है और मुझे लगता है कि अगर 30-35 का इनका ROE मल्टीपल हो विथ इम्प्रूविंग मार्जिन्स तो इनको हायर PE मल्टीपल मिलते रहेंगे। नियर टर्म टारगेट इसका 31 से 3200 का है, बट अगर आप एक साल तक रुकने को तैयार हैं तो 3600 से 3800 के आसपास का इसका वैल्यूएशन प्राइस निकल के आता है। ओके, वारी एनर्जीज आपका यहाँ पे एक बाय कॉल मिड कैप फंड। हमने शुरुआत की थी मानस के ट्रेड से, सस्ता ऑप्शन से, और ये ट्रेड था ओवर रियल्टी की 1680 की कॉल, बाय करिए 55 का लक्ष्य यहाँ पे। और राजेश सतपुते जी का ट्रेड रहा FNO सुपरस्टार, उन्होंने पिक किया कमेंट्स को, रिवर्सल ट्रेड 100 EMA के ऊपर ट्रेड करता हुआ, अच्छी शॉर्ट कवरिंग। कविता जी ने पिक की यहाँ पर जो रियल स्टेट की थीम है मैक्रोटेक, और 1420-1440 का लक्ष्य है। और वारी एनर्जीज जो था वो अभी अभी धर्मेश कांत जी का ट्रेड रहा, और इट्स अ कैश कॉल, याद रखिएगा। मीनवाइल एक स्टॉक और लेके आई है जो कि अच्छा कर रहा है, मैं शायद कुछ देर पहले बात करने वाला था लेकिन स्किप हो गया, दैट्स एवेन्यू सुपर मार्ट्स। कविता जी जरा एक बार देखेंगे, इस पर ध्यान गया होगा, आई होप आप इसका, हालांकि इंट्राडे में काफ़ी चल चुका है, बट ऐसा ही कुछ हमने देखा था आई थिंक लास्ट वीक ऑफ मार्च में, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और एक वर्टिकल राइज था। आपका टेक क्या है इस प्राइस पे, 4180 पे, 4190 पे? बहुत अच्छे से ये अपने एवरेजेस क्लस्टर से बाहर निकलता हुआ दिखा है, 4200 के पास है। इन लेवल्स को अगर सरपास कर देता है 4200 को, तो एक अच्छा प्रीवियस हाई मूव्स अगर पोजिशनल सेटअप देखें तो 4500 की तरफ ये फिर बढ़ता हुआ दिखेगा। पोजिशनली अगर देखें तो मुझे लगता है 4500 तक ये जा सकता है, अंटिल ये काउंटर 4110 के लेवल के ऊपर मेंटेन है। ट्रेड सेटअप के हिसाब से अगर किसी ने पोजिशनिंग की है तो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 4150 का, फॉर द इमीडिएट टारगेट ऑफ 4250 4300। ओके, एवेन्यू सुपर मार्ट ये फिलहाल इस पे स्ट्रैटेजी लगभग 3% की तेज़ी के साथ कर रहा है कारोबार, ऑलमोस्ट डे हाई पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्विगी जोमेटो की। बारिश आने वाली है और बारिशों में अगर आपको बाहर का खाना खाना पसंद है तो आपको जेब थोड़ी ज़्यादा ढीली करनी पड़ सकती है। कैसे, ये समझाने के लिए मिताली जुड़ी हैं। बताइए मिताली, क्या है खबर? जी, तो स्विगी और जोमेटो ने ऐलान किया है कि उनकी जो रेन सरचार्ज फीस थी, जो कि उनके प्रीमियम मेंबर्स के लिए पहले नहीं लगती थी, अब वो उनको एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। प्रीमियम जो पे करते हैं वो इस मेंबरशिप के लिए उसके ऊपर से पहले जो प्रीमियम मेंबर्स को वेदर रिलेटेड चार्जेस की छूट दी जाती थी, अब वो हटा दी जाएगी। ये नई पॉलिसी आज से ही लागू होने वाली है। ये प्लेटफॉर्म फीस जो इन्होंने 2 रुपये से 10 रुपये कर दी थी, उसके ऊपर से अब किसी भी कस्टमर को जो भी स्विगी या जोमेटो पे ऑर्डर करना चाहता है, उन्हें ये रेन सरचार्ज फीस भी देनी पड़ेगी। दोनों कंपनीज का कहना है कि उनके ऑपरेशनल चैलेंजेस काफ़ी बढ़ जाते हैं रेनी सीजन में, जैसे कि डिलीवरी लेट होती है, उसके कारण कैंसिलेशंस बढ़ जाते हैं और डिलीवरी पार्टनर्स को भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। इन सब के चलते जो लॉस का भुगतान कंपनी को करना पड़ता है, अब वो डायरेक्टली कंज्यूमर की जेब से जाता हुआ नजर आएगा। दोनों कंपनीज का एक बार हम कंपैरिजन देखें तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू स्विगी का 15,227 करोड़ था FY25 में, वही इटर्नल का 20,243 करोड़, और YOY बेसिस पे देखेंगे तो 35% फॉर स्विगी और इटर्नल के लिए 67% की रेवेन्यू में हमने ग्रोथ देखी है। साथ ही मुनाफा और घाटा की बात करूं तो स्विगी का लॉस जो है वो वाइडन होता नजर आया इस पूरे साल में करीबन 33% से। वहीं जोमेटो की बात करूं यानी कि इटर्नल की, तो यहाँ पे 50% से इनका मुनाफा बढ़कर 527 करोड़ पे आ पहुंचा है। अब जो इनके मेट्रिक्स है, जैसे कि डार्क स्टोर्स की बात करें तो वहाँ पे भी इटर्नल लीड करता हुआ नजर आ रहा है। करीबन 1301 डार्क स्टोर्स इटर्नल के पास है, वही 1021 डार्क स्टोर स्विगी के पास है। मंथली ट्रांजैक्शन यूज़र्स की बात करूँ तो फूड डिलीवरी के मामले में जोमेटो लीड कर रहा है, करीबन 201 लाख यूज़र्स है। वही स्विगी की हम बात करें तो 151 लाख यूज़र्स है। क्विक कॉमर्स के MTU की बात करें वहाँ पे भी हमें इंटरनल लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू जो कंपनीज़ की है फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स सेगमेंट में, वहाँ पर आप देखेंगे तो 3.87 लाख करोड़ इंटरनल का है, और क्विक कॉमर्स GOV की बात करें तो वहाँ पर भी 2.83 लाख करोड़ इंटरनल का है। तो ओवरऑल बेसिस पे यहाँ पे इटर्नल हमें अच्छा करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दोनों ही जो प्लेटफॉर्म्स है ये अपना भुगतान करने के लिए अब कंज्यूमर्स से एक्स्ट्रा फीस चार्ज करने वाले हैं। बिल्कुल, इसलिए स्टॉक में आज आपको एक्शन भी देखने को मिलेगा। इटर्नल और स्विगी लगातार आज इसमें तेज़ी देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इटर्नल कल भी तेज़ था, स्विगी में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन स्विगी आज भी तेज़ होकर ही कारोबार करे, खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। धर्मेश जी, आप कैसे देख रहे हैं इस खबर को? हालांकि आम नागरिकों के लिए झटके वाली खबर, लेकिन स्टॉक को तो फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। 3% अप है दोनों स्टॉक्स।
देखिए यही होता है, पहले आदत दिलानी पड़ती है और एक बार आदत पड़ जाए तो फिर उसके लिए पेमेंट भी करना पड़ता है। तो उनके लिए, बिजनेस के लिए ज़रूरी भी था, कंज्यूमर्स के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा पेन पॉइंट रहेगा, बट पूरा नेट ऑफ करके देखें तो भी कंज्यूमर को फ़ायदा ही है। और जहाँ तक रही बात जोमेटो स्विगी की, आई मीन इंटरनल और स्विगी की, तो ये एक डिफरेंस होता है प्रमोटर ड्रिवन कंपनी में और जहाँ पर प्रमोटर ड्रिवन नहीं होता, नॉर्मली प्रोफेशनल्स ड्राइव करते हैं, तो थोड़ा डिफरेंस पड़ जाता है। कहीं ना कहीं से इटर्नल हमेशा अहेड ऑफ द कर्व रहा है इस गेम में और बाकी सब उसको थोड़ा फॉलो करते हुए नजर आए हैं। तो वैल्यूएशंस के हिसाब से तो अभी वैल्यूएशन जज करने बहुत मुश्किल है, बिकॉज अभी काफ़ी इन्फेंट स्टेज पे इनकी प्रॉफिटेबिलिटी, बट पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी की जो बात है वहाँ पे इटर्नल ने कहा था और करके दिखा रहे हैं। तो अगर बाई करना ही है इस सेगमेंट में, सेगमेंट तो वो लार्ज है, ये 5-10 साल का नज़रिया तो दोनों बाई करके चले, लेकिन अगर नियर टर्म नज़रिया और एक पे ही दाव लगानी हो तो मुझे लगता है कि इटर्नल इज़ अ बेटर बेट इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो 100% इटर्नल इज़ अ बेटर बेट। और जैसा रमेश जी ने कहा कि जितने भी इनिशिएटिव्स हैं पहले जोमेटो या इटर्नल लेता है, फिर बाकी फॉलो करते हैं। सिर्फ एक वो स्विगी का बोर्ड था, वो एक बेकार सा इनिशिएटिव जिसमें 10 मिनट में फूड डिलीवरी की बात थी और 40 मिनट तो उसमें भी लगते थे, लेकिन खैर वो उसको खैर आई थिंक जोमेटो ने तो अबैंडन कर दिया उसको, क्योंकि 10 मिनट में क्या तो अच्छा खाना आएगा, क्या ड्राइवर सेफ्टी रहेगी। तो खैर ये अच्छा, मिताली के पास एक सवाल था अपेरेंटली। हाँ मिताली, टर्नर ने कहा है कि वो कैश बर्न करना कम कर देंगे और स्विगी लगातार कैश बर्न कर रहा है। मतलब आईपीएल के सीजन में देखा 66% का वो जो कोड डिस्काउंट था वो सस्पेंड हो गया आईपीएल, तो भी वो कंटिन्यू है। तो मतलब किस एक्सटेंड तक ये लोग कैश बर्न करने वाले हैं? मतलब हम आगे सस्टेनेबिलिटी की बात करें तो कैश बर्निंग आपको कस्टमर बेस तो बढ़ाती है, लेकिन कस्टमर्स क्या है, आज मैं जोमेटो स्विगी दोनों को कंपेयर करके ऑर्डर करती हूँ। अगर जोमेटो अभी भी 66% के ऊपर भी जोमेटो फ्री दे रहा है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट दे रहा है, तो आई प्रेफर जोमेटो। बिल्कुल, देखिए कैश बर्न तब तक जब तक लोग कैश देते रहेंगे तब तक कैश बर्न। आई थिंक एक बार आप लिस्टेड मार्केट का हिस्सा हो जाते हैं उसके बाद मार्केट अपने आप आपको उसी हिसाब से पैसा देगा, क्योंकि आईपीओ था 380 पे, स्टॉक गया था 500 तक, अब वापस 300 पर आ गया है। अगर और कैश बर्न होगा और लॉसेस आएंगे, अपने आप स्टॉक अगर 200 पे आ जाएगा तो फिर वो अपने आप फिर वो एक विशेष सॉर्ट ऑफ साइकिल बन जाएगी। तो इसके लिए ये आई थिंक थोड़ा सा मेरा इस पर व्यू रहेगा। खैर एनीवे, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक और रिसर्च बेस्ड आपको एनालिसिस दिखाते हैं। उसके बाद हमारे एक्सपर्ट तैयार हैं बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ जो गेस्ट जुड़ने वाले हैं। मिताली के पास एक बार वापस चलते हैं। कैपेक्स का वो जो नंबर है जो मार्केट का मूड बनाए बिगाड़ देता है, उस पर इस समय क्या प्रोग्रेस है, एक बार वो जान लेते हैं। मिताली क्विकली बताइए। चलिए जी, तो एचडीएफसी की रिपोर्ट आई है जहाँ पे उन्होंने केपेक्स के बारे में बताया कि सेंट्रल का जो केपेक्स है वहाँ पे 24.3% के सीएजीआर से हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है FY21 से। FY25 के एस्टिमेट्स की हम बात करें तो वही प्राइवेट में भी 19.8% का सीएजीआर नजर आया, लेकिन स्टेट केपेक्स जो है यहाँ पे थोड़ा लुढ़कते हुए नजर आ रहे हैं, 11.9%। मतलब इस रेस में वो पीछे नजर आ रहे हैं। प्राइवेट केपेक्स की पिक्चर की मैं बात करूँ तो FY21 में जो 4.8 लाख करोड़ का आंकड़ा था, FY25 के एस्टिमेट्स बता रहे कि वो 9.95 लाख करोड़ तक पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। इसके जो प्रोजेक्शंस है वो एक्चुअल मुकाबले, मतलब जो एक्चुअल इनके एस्टिमेट्स थे वो आधे ही नजर आ रहे हैं। ऑयल एंड गैस की बात करें तो एस्टिमेट किया गया था 2.8 लाख करोड़ का यहाँ पे एक्सपेंडिचर होगा, लेकिन एक्चुअल में 1.5 लाख करोड़ होता हुए नजर आया। साथ ही पावर सेक्टर, कमोडिटीज, ऑटो, टेलीकॉम सब में आप देखेंगे तो जिनका एक्चुअल यूटिलाइजेशन है वो एस्टिमेट से काफी कम नजर आ रहा है। 50% से कम ही सब में हमने देखने को मिला है। सबसे ज्यादा केपेक्स कहाँ हो रहा है, मैं अगर उसकी बात करूं तो प्राइवेट सेक्टर में ऑयल एंड गैस, पावर, ऑटो, कमोडिटीज पे ज्यादा केपेक्स देखने को मिल रहा है। और एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड ये भी सामने आया कि जो प्राइवेट कंपनीज है ये अपना केपेक्स ज्यादातर खुद के जो कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशंस वही से यूटिलाइज करिए, जिसके कारण लोन्स में भी हमें काफी ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिली। अब बात करते हैं सेंटर के केपेक्स की, तो सेंटर में FY21 का जो 4.26 लाख करोड़ का आंकड़ा था वो बढ़कर 10.2 लाख करोड़ तक सामने आया, यानी 24.3% का सीएजीआर ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। किस सेक्टर में यहाँ पे स्पेंडिंग जारी है उसकी बात करें तो रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवेज, डिफेंस, और यहाँ पे स्टेट्स को फंड्स काफ़ी दिए जा रहे हैं। स्टेट्स की मैं बात करूँ कि क्या सीन है वहाँ पे, तो FY21 में 4.28 लाख करोड़ का जो आंकड़ा है वो FY25 के एस्टिमेट्स बता रहे कि 6.1 लाख करोड़ तक ही सामने आएगा, यानी कि सिर्फ 11.9% सीएजीआर की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है। स्टेट वाइज बात करें कि कौन से स्टेट्स केपेक्स ज़्यादा यूटिलाइज करें तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश,
तमिलनाडु, गुजरात और उड़ीसा इनमें शामिल नजर आए हैं। इसके अलावा टॉप केपेक्स लिंक्ड कंपनीज का भी जिक्र रिपोर्ट में हुआ था। तो कंपनीज जैसे कि L&T, कमिंस इंडिया, सीमेंस, मारुति, M&M, अपोलो हॉस्पिटल, JSPL, NTPC, पावर ग्रिड और SRF यहाँ पे हमें इस रिपोर्ट में शामिल नजर आए। ओके, चलिए शुक्रिया मिताली। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज़ के CIO नवीन कुलकर्णी जुड़े हैं। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। कैसा लग रहा है मार्केट आपको अब इस समय, इस हफ्ते की इतनी बड़ी रैली के बाद? क्या यहाँ पर भी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढी जाए या अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया जाए? जहाँ तक ओवरऑल मार्केट का सवाल है, मार्केट में जो रैली आई है, आई वुड से दैट कि ये थोड़ी रिलीफ रैली भी है, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली यही है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग की जगह पे मुझे ये लगता है कि काफी स्टॉक्स है जहाँ पे सेलेक्ट बाइंग की जा सकती है। बॉटम अप स्टॉक पिकिंग में मुझे लगता है कि अभी भी काफी पैसे बन सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे लेवल्स अभी भी रीजनेबल है। और मुझे लग रहा है कि यहाँ से नेक्स्ट 1 ईयर में डबल डिजिट रिटर्न बनने की संभावना काफी ज्यादा। ओके, चलिए, तो ये तो ब्रॉडर मार्केट पे आपका एक आउटलुक हुआ नवीन जी, लेकिन अब आते हैं सेक्टर स्पेसिफिक होकर बात करते हैं। सडनली बाजार में इस बड़ी घटना या फिर इवेंट या फिर इस एक छोटे से युद्ध काल के बाद डिफेंस में, रेलवे में एक बड़ा मोमेंटम फिर आ गया है। आप इसको थोड़े से स्लाइटली क्या, इनफैक्ट ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस पे भी चेस करने की वकालत करेंगे या नहीं करेंगे इस वक्त? जहाँ तक ट्रेंड का सवाल है, तो वो ट्रेंड तो आपका फ्रेंड होता है, राइट? तो उस हिसाब से अगर देखेंगे जो वे में जो डिफेंस स्टॉक्स में जो रैली आ रही है, उसके लिए एक फंडामेंटल रीजन भी है कि डिफेंस का यूटिलाइजेशन बढ़ेगा और आगे जाके रिक्वायरमेंट भी रहेगी। ये एक बेस केस माना जा सकता है, जिसमें अगर हम बात करें कुछ कुछ जैसे स्टॉक्स है, जैसे BL हो गए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गए, इन सब स्टॉक्स में मुझे लगता है कि बिजनेस केस बनता भी है और एक्सपोर्ट का मार्केट भी खुल सकता है काफी मेजर वे में। तो आई वुड से कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग केस बन रहा है। ये लेवल की जो बात है, वहां पे वैल्यूएशंस ऑफ कोर्स महंगे हैं, लेकिन स्पेस हमेशा इंटरेस्टिंग रहेगा, तो शायद वैल्यूएशन सस्टेन कर सकते हैं एंड आगे जाके कुछ इंप्रूवमेंट आती है तो रिटर्न यहाँ से भी बनने की संभावना है। ओके, रिटर्न यहाँ से भी बनने की संभावनाएं देखने को मिल सकती है, नवीन जी का ये कहना है। नवीन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। हमने डिफेंस और रेलवे स्पेस की बात की। कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में भी रैली देखने को मिली, आज ही नहीं बल्कि पिछले कुछ दिनों से हमें देखने को मिल रही है। इस स्पेस को कैसे देख रहे हैं आप, और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जो आपको पसंद हो इस स्पेस से? जहाँ तक कैपिटल मार्केट्स का सवाल है, यहाँ पे 2-3 सेगमेंट है। एक तो ऑफ कोर्स ब्रोकर्स हैं, दूसरे एक्सचेंजेस हैं, और तीसरा अगर हम देखें तो वो है आपके एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। तो मुझे ये लगता है कि जहाँ तक एसेट मैनेजमेंट कंपनीज का सवाल है, वहाँ पे अर्निंग सस्टेनेबिलिटी ज़्यादा है। ब्रोकिंग कंपनीज में नतीजे क्वार्टर ऑन क्वार्टर चेंज होते हैं, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि नॉट जस्ट ब्रोकिंग वॉल्यूम्स, इसके अलावा जो फंडिंग बुक है उसके भी ऊपर डिपेंड करते हैं। तो फंडिंग बुक का ग्रोथ मुझे लगता है कि थोड़ा स्लो डाउन हुआ है, तो उस हिसाब से वहाँ पे चैलेंजेस रह सकते हैं। लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट है, वो लास्ट एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखा है ब्रोकिंग वॉल्यूम्स में और ब्रोकरेज में। सस्टेनेबिलिटी के बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रहेगा। अगर ज़्यादा सस्टेनेबल प्ले खेलना है तो मुझे लगता है कि एसेट मैनेजमेंट कंपनीज थोड़े से बेटर रहेंगे देन ब्रोकिंग कंपनीज। ओके, अच्छा नवीन जी, अभी तक जहां स्टैट्स पे मेरे को शॉर्ट कवरिंग तेज़ी का एक मुख्य कारण नज़र आ रही है, आई एम नॉट श्योर कि वहाँ पे जेन्युइन बाइंग कैश में भी है कि नहीं है, बट ऑटो इज़ विटनेसिंग अ स्ट्रॉन्ग फेज ऑफ शॉर्ट कवरिंग। विद टाटा मोटर्स हो या फिर अशोक लेलैंड हो, आप मारुति को देखिए, अभी ऑटो में आपके पास मतलब एक स्ट्रॉन्ग रीज़न है क्या बाय करने का? आपका व्यू क्या है ऑटो में? और अगर आप ऑटो की विभिन्न ब्रांचेस को देखें, चाहे वो टायर स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी थी, आप टू व्हीलर स्पेस, कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट, पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट, कहाँ ज़्यादा सकारात्मक व्यू रखते हैं आप? जहाँ तक ऑटो सेक्टर का सवाल है,
शॉर्ट कवरिंग का एक्सपेक्टेशंस काफी टाइम से बन रहा था और शॉर्ट कवरिंग हुआ भी है। अगर हम देखेंगे तो महिंद्रा वापस 3000 के ऊपर आ चुका है। वो ऐसे ही मतलब मारुति भी देखेंगे 13,000 करीब के आ चुका है। सो शॉर्ट कवरिंग तो क्लियरली ट्रेंड बहुत स्ट्रांग रहा है ऑटो सेक्टर में। अगर मैं बात बताऊं कि यहाँ पे कहाँ पे निवेश कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस इस साल इंटरेस्टिंग रहेगा। एंड उसमें भी मुझे लगता है कि टीवीएस मोटर डबल डिजिट ग्रोथ देके वहां पे स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस दे सकता है। वो एक स्ट्रॉन्ग काउंटर रहेगा। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट में मारुति थोड़ा सा स्टेबल है, उसके प्रोडक्ट साइकिल शायद इस साल स्ट्रॉन्गर रहे। महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रोडक्ट्स काफी स्ट्रांग है और प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छे हैं, नतीजे भी ठीक थे। ऑटो सेक्टर मुझे लगता है कि इस साल भी ठीक रिटर्न देगा। स्टैंड आउट स्पेस बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि टू व्हीलर स्पेस में थोड़ा ट्रैक्शन ज्यादा रह सकता है। टू व्हीलर स्पेस आपको ज़्यादा बेहतर स्थिति में फिलहाल नज़र आ रहा है नवीन जी, लेकिन क्योंकि हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में अच्छी बाइंग फिर से आती हुई नज़र आई है, चाहे वो डिफेंस स्पेस से हो या फिर रेलवे स्पेस से। एनर्जी स्पेस पर आपका क्या राय होगा सर? और जिस तरीके से आप देखें एनएचपीसी, एनटीपीसी, ऐसे तमाम स्टॉक्स में हमें रैली देखने को मिल रही है, इस स्पेस पे आपका व्यू? जहाँ तक पावर सेक्टर का सवाल है, पावर सेक्टर में मैंने लास्ट टाइम भी हमारा व्यू पॉजिटिव था, तो वो व्यू चेंज नहीं हुआ है। पावर सेक्टर मुझे लगता है कि इस साल अच्छा परफॉर्म करेगा। पीएसयूज में ऑफ कोर्स वैल्यूएशन का काफी ज्यादा कंफर्ट है। ये साल ओवरऑल इकोनॉमी वाइज एंड गवर्नमेंट के इंटरवेंशन वाइज मुझे लगता है कि पीएसयू स्पेस के लिए अच्छा रहेगा। पावर सेक्टर मुझे काफी स्ट्रांग लगता है। उस हिसाब से अगर हम बात करें एनटीपीसी या कोई और स्टॉक्स की, वहाँ पे लगता है कि ट्रैक्शन रहेगा और अच्छे रिटर्न बनने की संभावना ज्यादा है वो सेक्टर। ओके, चलिए एक सेक्टर जिस पर अब फोकस है काफ़ी, वो है आईटी, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा रैली हुई पिछले हफ्ते, इस हफ्ते लार्ज कैप्स में। यहाँ आपका क्या व्यू होगा नवीन जी? जहाँ तक आईटी सेक्टर का सवाल है, जो मुझे सबसे की फैक्टर लगता है आईटी सेक्टर में, वो है डॉलर रुपी इक्वेशन। ये इक्वेशन मुझे क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आगे जाके पॉसिबिलिटी ऑफ डाउनग्रेड्स काफी ज्यादा है। आईटी सेक्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि सेक्टर में क्वालिटी स्टॉक्स काफी हाई है, कैश फ्लो जनरेशन बहुत स्ट्रांग है, इसलिए लोअर वैल्यूएशंस पे बाइंग हमेशा आती है। लेकिन ये लेवल पे मेरा कंफर्ट लेवल इन आईटी सेक्टर बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मुझे लगता है कि अर्निंग्स डाउनग्रेड की संभावना है उस सेक्टर में, और उस हिसाब से ये लेवल पे मैं आईटी सेक्टर में निवेश करने से अवॉइड करूंगा। ओके, अच्छा, एक पॉसिबली आखिरी प्रश्न आपसे यहाँ पे नवीन जी। ये एचएफसीज की जो 2-3 कंपनियां हैं, उनमें मोमेंटम, बाइंग, शॉर्ट कवरिंग सब कुछ विजिबल है। एचएफसीज को देखिए, रियल एस्टेट को देखिए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है, और वो तब का जो कि अक्टूबर नवंबर में काफ़ी पिटा था रियल एस्टेट एंसिलरी, आई मीन पॉलीकैप को देखिए क्या कोलैप्स हुआ था, एस्ट्रल, इसमें भी थोड़ी बहुत बाइंग विजिबल है। तो आप ज़्यादा इंटरेस्टेड किस में हैं? आई मीन रियल एस्टेट को खेलने में, एचएफसीज को, या फिर रियल एस्टेट एंसिलरी, होम इम्प्रूवमेंट, तीनों में से कौन सी ब्रांच आपको ज़्यादा बेहतर लगती है? ये पूरा सेगमेंट मुझे लगता है कि स्टॉक स्पेसिफिक नजरिए से देखना चाहिए। जहाँ पे अगर मैं देखूं कि रियल एस्टेट रिलेटेड एंसिलरी सेगमेंट है, वहाँ पे वैल्यूएशंस का चैलेंज अभी भी है, ग्रोथ के चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं, तो उस हिसाब से एंसिलरी सेक्टर में फोकस मेरा कम रहेगा। लेकिन आप बात करें लेट्स से सीमेंट का, तो सीमेंट में प्राइस हाइक्स आ रहे हैं साउथ में, तो उस हिसाब से सीमेंट में थोड़ा बहुत फोकस रह सकता है। रियल्टी रियल एस्टेट एज ए सेक्टर मुझे लगता है कि वैल्यूएशन थोड़े से गिरे हैं, तो उस हिसाब से वहाँ पे कोई ना कोई स्टॉक में, मतलब जहाँ पे अच्छे प्रोडक्ट लॉन्चेस हो रहे हैं और कंप्लीशन के आसार दिख रहे हैं, तो वहाँ पे फोकस कर सकते हैं। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में मुझे लगता है कि सिक्योर्ड एसेट है, तो उस हिसाब से इंटरेस्ट हमेशा रहेगा वहाँ पे, क्योंकि वैल्यूएशन वाइज और ग्रोथ वाइज सस्टेनेबिलिटी काफी ज्यादा है वहाँ पे। एंड अगर जो करंट एनवायरनमेंट है इंटरेस्ट रेट का, उस हिसाब से नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी सस्टेन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज मुझे लगता है कि बेहतर प्लेस्ड है इन दिस मार्केट। ओके, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज आपको बेटर प्लेस लग रही है। नवीन जी,
क्विक कॉमर्स स्पेस हम डिस्कस कर रहे थे थोड़ी देर पहले, और आज देखें आप जोमेटो स्विगी में अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि खबर ये कि उन्होंने रेंज सरचार्ज जो मेंबरशिप के लिए फ्री था मेंबर्स के लिए उनके, वहाँ पे भी अब उसको एक्सक्लूड कर दिया है। लेकिन क्विक कॉमर्स स्पेस में सभी इटर्नल को लेकर बुलिश हैं, स्विगी पे थोड़ा नकारात्मक रुझान सभी का आया है। आप कैसे देख रहे हैं स्पेस को? क्या आप भी इटर्नल, आपका भी झुकाव इटर्नल की तरफ है और स्विगी की तरफ नहीं है, तो कहाँ दिक्कत लग रही है आपको इस पर्टिकुलर काउंटर में? क्या लगता है आपको जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है पूरे स्पेस में, क्या सिर्फ स्विगी ही हीट झेलेगी, इटर्नल के पास ऐसा कोई स्कोप नहीं है? नहीं, स्टोरी काफी सिंपल है। यहाँ पे जो लीडर है मार्केट शेयर, वहाँ पे उसको बेनिफिट ज्यादा है, स्केल ऑफ ऑपरेशन ज्यादा है, एंड जब भी मार्केट में चैलेंजेस आते हैं तो लीडर टेंड्स टू बेनिफिट मोर, क्योंकि लीडर के पास ज्यादा लीवर्स है, क्योंकि ये सेक्टर थोड़ा सा डिफरेंट है। ये एफएमसीजी जैसा सेक्टर नहीं है जहाँ पे लीडर है और लीडर बहुत ज्यादा कैश फ्लो जनरेट कर रहा है कंपेयर टू अदर्स, राइट। यहाँ पे ये सेक्टर है जहाँ पे हर किसी के चैलेंजेस है इन टर्म्स ऑफ कैश फ्लो जनरेशन। तो छोटे प्लेयर्स अगर वो कैश फ्लो नहीं जनरेट कर पाए रहे हैं एंड स्लो डाउन आ रहा है तो उनके चैलेंजेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं कंपेयर टू द लीडर। उस हिसाब से मुझे लगता है कि लीडर का ग्राउंड गेन करने का चांस काफी ज्यादा है। उस हिसाब से इटर्नल मुझे लगता है कि स्टिल बेटर प्लेस्ड और वहां पर रिटर्न बनने की संभावना हमेशा से सबसे ज्यादा रहेगी। चलिए नवीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी सेक्टर्स पर अपनी राय रखी आपने, बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अब एक काम करते हैं, लेके आइए इंडेक्स 25,031 निफ्टी। स्टिल क्लोजिंग बेसिस पर अगर आप देखें तो अच्छा पुट राइटर्स के जोन को रिस्पेक्ट दिया नो जिसने, और सेम इज द केस विद निफ्टी बैंक, लगभग 55,300 380। कैसी लगी है क्लोजिंग और सोमवार के लिए व्यू? देखिए वीरू, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज मार्केट का जो क्लोज है ये काफ़ी शानदार है। अगेन आफ्टर यस्टरडेज रैली, आपको याद होगा मंडे की इतनी बड़ी रैली के बाद ट्यूसडे को हम 1/3 गिव अप कर दिया था। कल की बड़ी रैली के बाद आज हम कल की रैली का 1/3 गिव अप कर सकते थे, हमने 1% भी गिव अप नहीं किया। अगर आप देखें तो उस हिसाब से निफ्टी एकदम फ्लैट बंद हो रहा है। कैरी करें लॉन्ग पोजीशंस को, मेरे ख्याल से बिल्कुल कैरी करें। और आई थिंक अब अगला बड़ा ट्रिगर मार्केट के लिए होगा पोटेंशियल यूएस इंडिया ट्रेड डील। आई थिंक पीयूष गोयल जी ऑलरेडी यूएस में हैं। आई थिंक अब मार्केट की पूरी नज़र इस पर होगी, तो इससे रिलेटेड सेक्टर स्टॉक्स में लग रहा है इस पर अब आप फोकस करें। मोमेंटम मार्केट में काफ़ी स्ट्रांग है, अभी कोई डर नहीं है मार्केट में। अभी तो फोमो रैली होगी मार्केट में अगले हफ्ते, जिन्होंने मिस कर दी, बहुत लोगों ने मिस की ये रैली, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो गया मिस कर दी तो अगले हफ्ते जैसे हम बात कर रहे थे, कैश भी है काफ़ी मार्केट में, साइडलाइन पे काफ़ी कैश है, एफआईएस बाइंग कर रहे हैं। वो जो 25,327 और 25,544 की मैंने बात की है वो इंटैक्ट है, और मुझे लग रहा है अगले हफ्ते नहीं वरना एक्सपायरी वाले वीक वो टारगेट आ सकते हैं। तो ये मेरा व्यू होगा मंडे के लिए। चलिए यतिन के पास चलते हैं और आज डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिला वो जानते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और क्लियरली डीलिंग रूम्स का भी बुलिश टोन है। दो स्टॉक्स जो वो आज ट्रैक कर रहे हैं उनमें सबसे पहले है IEX, और काउंटर ने 200 के लेवल्स क्रॉस कर दिए और डीलर्स को लगता है कि यहाँ से भी 3-1% की रैली आ सकती है, इसीलिए यहाँ वो BTHT का रिकमेंडेशन कर रहे हैं 205-206 के टारगेट्स के लिए, और काफ़ी सारे HNIs यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इसके अलावा कैनरा बैंक भी डीलर्स के रिडार पे है। काफ़ी दिनों से PSU बैंक्स में कैनरा बैंक में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है, और डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ 110-112 तक के लेवल्स आ सकते हैं। ओपन इंटरेस्ट लगभग 2-2.5% बढ़ा है, और यहाँ डीलर्स जो है BTHT की एडवाइस दे रहे हैं। ओके, IEX और कैनरा बैंक यहाँ पे BTST की राय आती हुई। शुक्रिया यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। अब चलिए BTST STBT ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गाबा से आपसे शुरुआत। गुड इवनिंग। BTST STBT। BTST, गुड इवनिंग टू यू। और स्टॉक का नाम है डीमार्ट। मुझे अच्छा लगता है, एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है, एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्मेशन है। ट्रेड करा है 4190, स्टॉप होगा 4160, करीब 30 रुपए का। अपसाइड टारगेट करीब 4250। यस, डीमार्ट। ओके, डीमार्ट हो गई गाबा सर की पे। कविता जी, आप क्या कैरी कर रही है मंडे के लिए? तो अनुज जी, मॉर्निंग में 10 के दमदार में मैंने BEML शेयर किया था, एज ए स्विंग ट्रेड उसे शेयर किया था 3800 के प्राइस टारगेट के लिए। एक अच्छे कंसोलिडेशन के बाद फिर ब्रेकआउट दिया है। मुझे लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ उसे ही अप्रोच करना चाहिए। अंटिल 3600 के ऊपर है, अपनी पोजीशन में बने रहना चाहिए। ओके, BEML 3673 पे आपका ट्रेड रहेगा। राजेश सतपुते जी, आप क्या कैरी करेंगे?
वीरेंद्र जी देखिए, मैं टाटा केमिकल को बाय करके चलूंगा। मुझे लगता है टाटा केमिकल में आज का जो क्लोज है, ये एक बढ़िया क्लोज है। 50 डे में को सरपास किया है, 850 का वो लेवल था। तो हमारा स्टॉप लॉस जो होगा वो रहेगा 845 का, और टाटा केमिकल फ्यूचर में बाय करें। और अगर हम सही है तो इसका पहला टारगेट आएगा करीबन 885 का, और उसके बाद 900 का। ओके अमित जी, आप बताइए आपका सोमवार के लिए ट्रेड क्या होगा? जी श्रेया जी, मैं अंबुजा सीमेंट्स के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग क्लोज आ रहा है 200 डेमा के ऊपर। सारे की मूविंग एवरेजेस इसने क्रॉस किए हैं। लगभग 564 का प्राइस है, 558 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 577 के। ओके मानस जी, आपका ट्रेड मंडे के लिए? तो देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में खरीदारी करके जाएंगे। क्लियर कट ब्रेकआउट चार्ट पे दिख रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे। 732 के प्राइस चल रहे हैं कंटेनर कॉर्पोरेशन के फ्यूचर में। 719 रुपए के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे और 755 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके, कंटेनर कॉप ये हमने स्पॉट किया था शो में भी, डे हाई पर इस समय स्टॉक, और माइनस कह रहे हैं इसको मंडे के लिए भी आप कैरी कर सकते हैं। चलिए अब वीरू के पास चला जाए और मार्केट ब्रेथ कैसी रही ये जान लेते हैं। वीरू जी अनुज, मार्केट ब्रेथ अच्छी रही और इवनली पॉइज्ड आप इसे कह सकते हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे, बट झुकाव नो डाउट स्ट्रेंथ की तरफ था। और 89 लॉन्ग्स नहीं, शॉर्ट कवरिंग माफ कीजिएगा, 72 में लॉन्ग थी, शॉर्ट थे 33 में, और शॉर्ट लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब करीब 27 स्टॉक्स में नजर आई। आइए देखते हैं कि करके स्लाइड्स में कहाँ पर लॉन्ग थे। लॉन्ग्स में नो डाउट आज डिफेंस और एक कैपिटल मार्केट थीम सबसे स्ट्रॉन्ग रही। लुक एट टीटागढ़ रेल सिस्टम, रेलवे स्टॉक्स में बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव था। कॉनकॉर, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, BEL, NHPC। आज PSUs में एक गजब ही कहानी थी। बाकी एंजल वन को देखिए, शॉर्ट कवर यहाँ पे हुआ। सेंसियस ने अपने 200 डेमा को रीगेन कर लिया। क्रॉम्पटन, CDSL, IRFC और SJVN, सतलुज जल विद्युत निगम, सब में अच्छी शॉर्ट कवरिंग थी। शॉर्ट था भारतीय एयरटेल में, HCL टेक्नोलॉजीज, लार्ज कैप IT, LT फाइनेंस, पतंजलि फूड्स, KPIT टेक। पैटर्न अच्छी थी, एवरेज को काट रहा था लेकिन आज कोलैप्स हुआ, उसके बाद शॉर्ट बिल्डअप हुआ। NCC, मैक्स हेल्थ केयर क्लोजर टू ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी, थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई, प्रॉफिट्स कैश पे कन्वर्ट हुए। डिलीवरी और ICICI लोमबार्ड, मुझे आई थिंक थोड़ा सा अचंबा मैक्स हेल्थ केयर को लेकर हुआ। प्रकाश सर, ये आपकी कॉल्स में शामिल भी था मेरे ख्याल से कल परसों, बट क्या ये इतना बड़ा कोलैप्स है कि इसको कंसिडर ना करें हम? आपका व्यू क्या है? कौन सी रेंजेस जो हैं वो री एंट्री के लिए अच्छी होंगी? देखिए, री एंट्री के लिए बहुत अच्छी जगह है, समवेयर क्लोजर टू अराउंड क्या सकते हैं 1140, क्योंकि लगता है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग है। तो रेंज बना हुआ है, इस पे स्ट्रक्चर में वीकनेस कहीं पर भी नहीं है। थोड़ा डिप पॉसिबल है और, लेकिन वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी 1140 का। उसके क्या होता है, और एक बार 1200 पार कर लेगा फिर तो अच्छी तेजी देखेंगे मैक्स हेल्थ में। ओके तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी आप मैक्स हेल्थ केयर पर अपनाएं। और एक बार FMCG के स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पे कहीं खुशी कहीं गम का माहौल है। और आप देखिए टाटा कंज्यूमर एक ऐसा स्टॉक जो 2% ज़्यादा की तेज़ी दिखाकर अभी क्लोजिंग होने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पे हालांकि थोड़ा वॉलेटाइल रहा, लेकिन ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास भी ये क्लोज होने की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। अमित सिंह जी, टाटा कंज्यूमर चार्ट्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं, क्या करना चाहिए? जिनके पास है वो होल्ड करें, और जो चाह रहे हैं ऐड करना तो फ्रेश एंट्री के लिहाज से कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट? जी ट्रेंड तो पॉजिटिव है। यहाँ पे स्टॉक ने एक हायर लो बना के वापस अपना ट्रेंड रिज्यूम किया अपना 10 और 20 डेमा के ऊपर। मेरे ख्याल से एंट्री यहाँ भी बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस 1155 का रखेंगे और 1200 और 1220 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। थोड़ा सा FMCG सेक्टर है, बीच में स्लो मूव हो जाता है, लेकिन ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। जी, इस बीच आपको बताते हैं कि डेरिवेटिव बैन यहाँ पे कौन कौन जा सकता है और कौन निकल सकता है। डेरिवेटिव बैन में किसकी एंट्री पॉसिबल है? मेरे ख्याल से आज ये देखिए, टीटागढ़ वैगन बैन में जा सकता है। मार्केट वाइड पोजीशन लगभग 121% हिट कर चुकी है, तो फॉर श्योर मंडे को आपको ये बैन मिलेगा। CDSL बैन से बाहर आ सकता है और पोजीशन अगर आप देखिए 81% तक रिड्यूस हो गई हैं। अब यकीन मानिए इसके बदला में यानी फ्यूचर्स में लगभग 100 रुपये का डिस्काउंट था, तो वो काफ़ी भारी पड़ा होगा अगर कोई शॉर्ट होगा इस पर तो, और जिसने कवर भी नहीं की होगी वो आई थिंक लिक्विडेशन का इंतज़ार कर रहा होगा। तो यहाँ पर पोजीशंस काफ़ी शॉर्ट थी और अब 1408 पे। तो ये दो अपडेट, एक टीटागढ़ और एक CDSL का। क्लोजिंग अच्छी है 25,018। निफ्टी बैंक अच्छा 55,359। और जहाँ तक निफ्टी IT का सवाल है, आज लॉसेस रहे 300 अंकों के, और अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ चार्ट्स पे तो यस 100 डेमा की ट्रेजेक्ट्री पे 4th कंसेक्यूटिव सेशन ये क्लोज होने के बाद कल आज उस जोन को थोड़ा सा सरेंडर करके क्लोज हो रहा है
और एक स्टॉक और लेके आइएगा, चलते चलते एकदम से नज़र पड़ गई इंडसइंड बैंक। आजकल जब भी गलत खबरों का जिक्र होता है तो उसमें ये शुमार ज़रूर होता है, बट अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे देखूं तो ठीक है, आप कह सकते हैं कि लोअर ट्रैजेक्टरी से बाइंग आई और एक बार फिर से थोड़ा संभल के ये स्टॉक क्लोज होता हुआ। और थोड़ी सी आप जो एक और थीम थी जिसको अगर आप देखें कैपिटल मार्केट्स की, एबीबी ने जो थ्रस्ट जनरेट किया था वो काम आई। वो कमिंस को आज एक्यूट स्ट्रेंथ देखी गई। कमिंस इज़ अबाउ 100-day एक्सपोनेंशियल एवरेज। इस पर टिप्पणी की थी राजेश सतपुते जी ने। राजेश जी, ये वर्थ है कि इसको कैरी किया जाए? जिस प्रकार से लोअर ट्रैजेक्टरीज पे बिल्कुल क्लियर चार्ट, बिल्कुल शार्प चार्ट, 100 EMA के ऊपर क्लोज, 14 जनवरी के बाद कब तक का सबसे हाईएस्ट क्लोज, कैसे देख रहे हैं इसको इस क्लोजिंग में? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है कमिंस की एक बेहतरीन क्लोजिंग है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप रेंज देखें, डेली चार्ट देखें, तो लगता था कि 3020 ये इसका सप्लाई पॉइंट था, क्लस्टर था, और इस क्लस्टर के ऊपर इसने क्लोज दिया। तो डेफिनेटली इसे लेके जाइए। तो जैसे हमने कहा 3080 3100 इसका टारगेट रहेगा, तो वन कैन डेफिनेटली टेक इट एज ए BTST। स्टॉप लॉस आप 3020 का रखें, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखें और लेके जाइए। 3020 का स्टॉप लॉस और कमेंट्स में आप लॉन्ग बने रह सकते हैं। फिलहाल देखिए, ये हफ्ता बाजार के लिए बहुत शानदार रहा। तमाम चीज़ें हमने आपके सामने रखी, लेकिन अगले हफ्ते के लिए बाजार कौन से ट्रिगर्स पर फोकस करेगा, ये बताने के लिए कंचन नौटियाल हमारे साथ मौजूद है। बताइए कंचन, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स जो बाजार के लिए इंपॉर्टेंट है? जी डेफिनेटली अगला हफ्ता भी काफी ज्यादा अहम होने वाला है मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात कर लेते हैं 19 मई की। यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, ट्रेड डील के लिए जो पीयूष गोयल जी हैं वो यूएस का दौरा करेंगे, इस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही नहीं बल्कि चीन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और साथ ही साथ रिटेल सेल्स के जो नंबर्स हैं वो भी 19 मई को हमें आते हुए दिखाई देंगे। S&P ग्लोबल यूके कंज्यूमर के जो सेंटिमेंट का इंडेक्स है उसका नंबर भी 19 मई को ही पेश होगा। अब चलते हैं सीधा 20 मई की तरफ। यहाँ पे जो कनाडा में G7 के फिनेंस मिनिस्टर्स हैं और साथ में जो सेंट्रल बैंक है उनके गवर्नर की जो है मीटिंग होने वाली है, उस लिहाज से जो 20 मई है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। 21 मई की बात करें तो यूके के महंगाई और रिटेल प्राइस इंडेक्स के जो नंबर हैं वो सामने आने वाले हैं। 22 मई की तरफ चलते हैं, अमेरिका के जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है का आंकड़ा है वो सामने आएगा और साथ ही साथ यूएस, यूके और फ्रांस के जो PMI आंकड़े हैं वो भी सामने आते हुए नजर आएंगे। 23 मई की बात कर ले, यहाँ पे जो RBI बैठक में सरकार के डिविडेंड पे हो सकता है कि हमें विचार होता हुआ दिखाई दे। और साथ ही साथ BSE आपको खासा ध्यान में रखना है, यहाँ पे हर एक शेयर पे 2 शेयर मिलेंगे। साथ में LTI माइंट्री, यहाँ पे इसकी जो डिविडेंड की एक्स डेट है और साथ ही साथ हेवल्स की भी यहाँ पे एक्स डेट है, तो इस लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट वीक भी। ओके, नेक्स्ट वीक के काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर तो खैर वो पीयूष गोयल की जो US की टूर है वो होगी। लेकिन अब बात करते हैं, शुक्रिया कंचन, मार्केट का पंचनामा की। श्रेया बताइए क्या सवाल आए? जी सवाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। एक हमने रियल्टी स्पेस में भी देखी कि लगातार तेज़ी देखने को मिली, लेकिन कल ब्रिगेड गिरकर कारोबार कर रहा था। आज हालांकि उसमें तेज़ी, और फीनिक्स लिमिटेड आज थोड़ा सा आधा फीसदी करीब गिरकर क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। फीनिक्स पे सुमित जी पूछ रहे हैं क्या करना चाहिए इनके पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म के लिहाज से इन्होंने होल्ड कर रखा है। बहुत अच्छा स्टॉक है, काफ़ी समय से मैं फिनिक्स पर बुलिश हूँ। और आई थिंक हिंदुस्तान में अगर कोई एक कंपनी है जिसको पता है कि मॉल कैसे बनाते हैं और अच्छा मॉल कैसे बनाते हैं तो फिनिक्स है। आप खैर हमारा तो यहाँ नाता थोड़ा ज़्यादा भी हो कि हमारे ऑफिस से बस बाहर निकलते ही फिनिक्स मिले। मेरे घर और ऑफिस दोनों के पास है। हाँ, तो खैर फ्राइडे को तो हमें से ज़्यादातर लोग आपको शाम को वहीं मिलेंगे। तो खैर एनीवे, ये प्लस इनका अगर आप बेंगलुरु का मॉल देखें, इनका अगर आप वो इवन कुर्ला वाला मॉल देखें, अहमदाबाद में इन्होंने शायद एक बहुत अच्छा मॉल बनाया है। आई थिंक ऐसे काफ़ी इन्होंने मॉल्स बनाए, तो काफ़ी मेरे ख्याल से ये देश के सबसे अच्छे रियल एस्टेट स्टॉक्स में से एक है। तो बिल्कुल विदाउट अ डाउट बने रहे। बिल्कुल। एक ब्रॉडर सवाल है, ये रोहित श्रीवास्तव जी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, अक्सर सवाल करते रहते हैं। ये कहने कि जिस तरीके से रैली देखने को मिली बाजार में इस पूरे हफ्ते, कौन सा सेक्टर लीड करता हुआ नजर आएगा और कौन सा सेक्टर में अभी आपको लग रहा है कि मतलब वैल्यूएशन के लिहाज से सभी चीज़ों के मोर्चे पर देखें तो यहाँ पे बेट लग सकती है? बैंक्स, लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, मुझे लग रहा है चाहे ICICI बैंक हो, चाहे HDFC बैंक हो, कोटक हो, आई थिंक इनमें सब में काफ़ी जगह है अभी भी। और मेरा ये मानना है कि अब अगर FI की बाइंग रिज्यूम होगी और बड़ी वाली FI की बाइंग रिज्यूम होगी तो ये एक स्पेस हो सकती है जहाँ मुझे लग रहा है कि आपको अच्छा मोमेंटम मिलना चाहिए। चलिए अब एक काम करते हैं, बाकी के सवाल हम लेंगे 3:35 पर, तो जुड़िएगा श्रेया के साथ, मेरे साथ, और ये कुछ ट्रेड्स आपके लिए आएंगी।
जाते जाते एक आध स्टॉक्स और देखते हैं जहाँ थोड़े से ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, उन पर एक बार नज़र डाल लेते हैं। एक बार लेकर आइए आप टाटा टेक। कई बार ही हमारे रेडार पर आया और फाइनली जब से लिस्टिंग हुई है उसके बाद से पहला, शायद लिस्टिंग के बाद से पहला पॉजिटिव वीकली कैंडल बनती हुई यहाँ पर, और काफ़ी शानदार कैंडल इस समय। कितना ओवरसोल्ड है ये, इसका आपको मैं एक बताता हूँ। 200 डे मूविंग एवरेज प्लेस है 881 पर, इस समय 751 पर। तो यहाँ इस समय एक अच्छा ब्रेकआउट आ रहा है। उसके अलावा IRFC की हमने बात की थी, वहाँ पर ब्रेकआउट अच्छा था पिछले कुछ दिनों में। और ABB का वीकली क्लोज काफ़ी अच्छा है। एक बार ABB की बात करते हैं गाबा सर। स्टॉक की बात कर रहा हूँ मैं वैसे, ABB की। कैसा लग रहा है आपको इस समय? आपकी ट्रेड भी थी ये परसों, बताइए क्या व्यू होगा अब इस पर? इसको शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम एबीबी को ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन स्लाइटली मीडियम टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो लगता है एक क्लासिकल रिवर्सल पैटर्न है। एक ब्रेकआउट की जरूरत थी, वो मिल गया है, शायद आज ही मिला है या कल मिला है, कह सकते हैं, वो रेंज है। नियर टर्म टारगेट मेरे ख्याल से 6250 6300 हो सकता है, लेकिन जब भी उधर चला जाएगा फिर एक नया मूव खुल जाएगा 6600 के लिए। तो स्लाइडली एक्सटेंडेड मूव के लिए थोड़ा लार्जर हायर टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए एबीबी को। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 5500, यस एबीबी। जहाँ ABB यहाँ पे हो गया कैपिटल गुड्स में, बात हो गई थी कुछ देर पहले कमेंट्स की। और जहाँ तक ये केमिकल बास्केट का सवाल है, आज दीपक नाइट्राइट ने, आज सुबह हम बात भी कर रहे थे इस पर, बखूबी एज पर द सेटअप, एज पर द आई थिंक इसकी जो प्लेसमेंट थी, जिस तरीके से इसने पहली बार, आप यकीन मानिए, दिसंबर 2024 के बाद अपने 50 डेमा को क्रॉस किया था। एक्सपेक्टेशन थी 100 डेमा की, एंड लुक एट नाउ दीपक 2118 मोर और लेस, आप इसे 100 डेमा कह सकते हैं। 2130 पर, 2130 पर इसका 100 डेमा प्लेस्ड है। तो रिवर्सल जो केमिकल बास्केट्स में ट्रेड थे, उसमें दीपक नाइट्राइट ने बखूबी अपना काम किया। मानस, मेरे ख्याल से चार्ट पे गैप है बिटवीन 2122, अगर मैं सही हूँ तो, और 2155 पे ये गैप है मेरे ख्याल से 14 फरवरी का। ये विजिबल है आपको? मतलब क्या लगता है, आई मीन कैरी करने लायक है ये? बिल्कुल कैरी करना चाहिए। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा है, वो जो गैप है वो तो फिल होगा ही होगा। लेकिन देखिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर अगर आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर रहे हैं तो उस गैप को टारगेट मत बनाएं। आपको टारगेट बनाना है 200 डे मूविंग एवरेज को, जो कि 2300 रुपए के आसपास है। अब वीकली चार्ट पे जाएंगे तो फरवरी के बाद स्टॉक पहली बार वीकली बेसिस पे 200 वीक मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हो रहा है। आई थिंक आपको 2300 रुपए के टारगेट के लिए करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए और स्टॉप लॉस 2049 के नीचे लगानी चाहिए। ओके दीपक नाइट्राइट पे फिलहाल ये व्यू। एक सवाल मेरे जहन में भी आ रहा था, और क्योंकि क्वेश्चंस मैं देख रही थी तो इस पे भी ज़्यादा सवाल है। रेलवे स्टॉक्स में हमने रैली देखी, लेकिन अगर इसको सेग्रीगेट करें, सवाल अमित जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी। टीटागढ़ हालांकि बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, जो ये कंपार्टमेंट बनाने वाले स्टॉक्स, बॉगी बनाने वाले स्टॉक्स, जुपिटर वैगन, टीटागढ़, या फिर ये IRFC, RVNL, कौन सा ज़्यादा आपको बेटर लगता है? जी श्रेया जी, IRFC में एक हम स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। 200 डमा ये क्रॉस कर रहा है, लगभग 138 का प्राइस है। इसे यहाँ पे लिया जा सकता है विद स्टॉप लॉस ऑफ 134 एंड टारगेट्स ऑफ 150। तो ये एक स्टॉक अच्छा लग रहा है जिसने अपनी रेजिस्टेंस क्रॉस किया और बेस से बाहर आ रहा है। सो वी कैन कंसिडर IRFC एट दिस टाइम। ओके, IRFC कंसिडर कर सकते हैं आप फिलहाल। और कुछ स्टॉक्स जो डी हाई पे क्लोज होने की तैयारी कर रहे हैं, एक तो टू व्हीलर स्टॉक्स हम डिस्कस कर रहे थे, बजाज ऑटो डी हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। एशियन पेंट्स गाबा की पिक थी, शानदार मूव, यहाँ पे भी डी हाई के आसपास क्लोज होने की तैयारी। एक बार होटल स्टॉक्स हम, क्योंकि थीमेटिक्स स्टॉक्स और स्पेस में आज बढ़त देखने को मिल रही है तो वो ज़्यादा डिस्कस करें, लेकिन थोड़ी बढ़त तो यहाँ पे भी देखने को मिली। लेमन ट्री होटल्स देख लीजिए, ITC होटल, ये भी तेज़। इंडियन होटल भी निचले स्तरों से रिकवर होकर क्लोज होने की तैयारी है। लेमन ट्री में भी, शैलेट होटल्स भी देखिए वहाँ पे भी तेज़ी देखने को मिल रही है। कौन सा स्टॉक ज़्यादा बेहतर प्लेस्ड है मानस जी होटल स्टॉक पे देखें, इंडियन होटल या लेमन ट्री, क्या लग रहा है आपको? देखिए अगर दोनों को कंपेयर करें तो अभी इंडियन होटल्स में तो खरीदारी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 780 पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो यहाँ पर खरीदारी नहीं करेंगे। लेकिन लेमन ट्री पे नजर रख सकते हैं, खरीदारी यहाँ पर भी नहीं करनी है, लेकिन ये बेटर प्लेस्ड है। तो आई थिंक यहाँ पर अगर 143 के ऊपर निकले तो 138 के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे और 150 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके, चलिए तो ये इस समय लेमन ट्री होटल्स पर एक व्यू। मीनवाइल मार्केट में काफ़ी स्टॉक्स हैं जो डे हाई पर बंद हो रहे हैं। एक बार निफ्टी बैंक का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए, और एक चीज़ मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंगली बताऊं, अगर निफ्टी बैंक आज 21 पॉइंट नीचे था,
लेकिन निफ्टी बैंक के फ्यूचर्स में 118 पॉइंट की रैली हुई है और निफ्टी बैंक का फ्यूचर अगर आप देखेंगे तो वो एक मैसिव प्रीमियम पर आ गया है। ये मेरे ख्याल से एक और साइन है कि अब एक अगले हफ्ते शायद बैंक निफ्टी तैयार है एक एक्सप्लोजिव मूव के लिए। जहाँ एक्सप्लोजिव मूव के लिए शायद बैंक निफ्टी तैयार हो रहा है और थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद आई थिंक 55,500, जैसे आपने निफ्टी में 24,800 क्रॉस किया तो वो जो रैली देखने को मिली थी वही सेंस मुझे बैंक निफ्टी मिल रही है अगले हफ्ते के लिए। अगर आपने 55,500 क्रॉस किया तो अगर आप कैरी करने का मन बना रहे हैं तो शायद ये एक बेटर इंस्ट्रूमेंट होगा। चलिए स्क्रीन पर चलते हैं। 25,010 पर निफ्टी बंद हुआ, 54 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी में थोड़ा प्रेशर था, करीब 1% नीचे था, लेकिन निफ्टी बैंक में आज आउट परफॉर्मेंस थी, फ्लैट बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स में शानदार आउट परफॉर्मेंस थी, इस पूरे हफ्ते आउट परफॉर्मेंस रही, जाते जाते 1% ऊपर। और सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्मेंस थी स्मॉल कैप में, ऑलमोस्ट 0.25% की रैली के साथ स्मॉल कैप बंद हुआ। एडवांस डिक्लाइन देखिए, पूरे हफ्ते बहुत शानदार था, आज भी 2:1 से बेटर एडवांस डिक्लाइन आपकी स्क्रीन पर। सेक्टोरल हीट मैप में अब आपको एक चेंज दिखाई देगा और ये होना भी चाहिए था। हमने राइट हैंड साइड पे सबसे टॉप में डाला है निफ्टी का डिफेंस इंडेक्स। जी हाँ, हमारी आर्म फोर्सेस का इंडेक्स सबसे ज़्यादा गेंस के साथ इस हफ्ते बंद हुआ और ये मार्केट की तरफ से सलामी। और 5.7% डिफेंस इंडेक्स ऊपर बंद हुआ। उसके अलावा एफएमसीजी आधा % ऊपर था, रियल्टी 1.5% ऊपर था, कैपिटल गुड्स 1.5% ऊपर था, ऑयल एंड गैस आधा %, आईटी हल्का सा नीचे था ऑब्वियसली, और बाकी इंडेक्स मोर और लेस फ्लैट थे। लेकिन क्लियरली इंडेक्स ऑफ द डे, इंडेक्स ऑफ द वीक, निफ्टी डिफेंस 5.7% ऊपर था। चलिए निफ्टी का हीट मैप दिखा देते हैं फटाफट। बेल बज चुकी है, बेल यानी कि डिफेंस स्टॉक टॉप पर 3.8%, टाटा कंज्यूमर, लीवर, इटर्नल, आईटीसी, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक में तेज़ी थी, भारतीय एयरटेल, एचसीएल टेक, एसबीआई, इन्फोसिस, श्रीराम फाइनेंस, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां हल्की सी आज आपको गिरावट देखने को मिली। बिरो जी अनुज, कह रहे थे ना हम सुबह कि नाम डिफेंस है लेकिन ऑफेंसिव बिहेवियर क्लोजिंग तक बरकरार रहा, 3:30 तक, है ना। शानदार मूव, शानदार सलामी दी है बाजार ने इस सेक्टर को, इस स्पेस को, इन स्टॉक्स को। खैर, आपका कोई प्रश्न हो बाजार से संबंधित, अब तो शायद मेरे ख्याल से जो भी प्रश्न आएंगे श्रेया, अच्छे प्रश्न आएंगे। जनाब यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, बुक करूँ कि नहीं बुक करूँ? तो अगर ऐसे सवाल हैं आपके पास तो ज़रूर पूछेगा। मार्केट का पंचनामा में छोटे से विलंब के बाद CNBC आवाज़ के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, और आपसे मुलाकात होगी सोमवार को सुबह मॉर्निंग कॉल, उसके बाद मुनाफे की तैयारी। तब तक के लिए नमस्कार।